इस मंच के लिए विजय दादा को, विजय सैनी दादा को बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और हेलो प्रवीण, हेलो। हाँ, तो हाँ प्रवीण जी नमस्कार। मैं इस मंच पे मुझे बोलने का मौका देने के लिए विजय सैनी दादा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी जान पहचान काफ़ी पुरानी है और इत्तेफाक है कि हम लोग एक ही शहर के रहने वाले हैं। हालांकि दादा मेरे काफ़ी सीनियर हैं और मेरी इनसे मुलाकात अपने शहर के बाहर हुई थी, जब ये लखनऊ में बीएनए में फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे। और मतलब वो पहली सी मुलाकात थी बीएनए के हॉस्टल में। तब बीएनए का हॉस्टल बाहर कैंपस के बाहर हुआ करता था। हाँ सुशील दादा नमस्कार। नमस्कार सुशील दादा। तो उस हॉस्टल में मैं सुबह बीएनए ज़िंदगी में पहली बार मैं लखनऊ गया था और बीएनए भी पहली बार गया था। कुछ काम से गया था, एक कोई वर्कशॉप लगी थी एनएसडी की, जिसके लिए अपने एक शहर की एक लड़की को मैं पहुंचाने गया था उस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए। और सुबह का समय था, ठंड के दिन थे, मुझे अच्छे से याद है। और मुझे मेरे कुछ और सीनियर्स थे जो मुझे बीएनए के हॉस्टल में लेके गए थे। और वहाँ पे बहुत सारे लोग, कुछ मतलब हम लोग नए नए बच्चे थे, जो डर लगता था बीएनए और उसके हॉस्टल से। तो हाँ भौमिक दादा नमस्कार, आप मुझे सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात दादा, नमस्कार। तो मुझे याद है अच्छे से, मुझे आलू का पराठा बहादुर वहाँ एक हुआ करता था, उसने दिया था दही के साथ। तो जो दूसरा पराठा मेरी थाली में रखा था वो विजय सैनी दादा थे। और तब मुझे पता भी नहीं था कि आज़मगढ़ के हैं। और इत्तेफाक से मैं वो 1-2 दिन था लखनऊ में, और 2 दिन पूरा का पूरा मैंने बीएनए के अंदर और बाहर गुजारा था। और उसमें कई बार दादा ने हाल चाल पूछा। लखनऊ में हमारे यहाँ एक ड्रामा इंस्टीट्यूट है, तो उसकी मतलब उसकी बिल्डिंग पूरी नहीं बनी थी, कुछ अधूरा सा था। बहुत सारे बाहर सीख और सरिया और बहुत सारी गिट्टियाँ पड़ी रहती थी। लेकिन वो उस कैंपस में एक जादू मुझे उस पहले दिन ही महसूस हो गया था जब मैं वहाँ गया था। तो उसके बाद विजय सैनी दादा जैसे लोग जो आगे बढ़ के मिलते हैं और जान पहचान बनाते हैं और आपको सम्मान देते हैं, तो वो एक हमारा रिश्ता बना है आपस में, वो आज तक चला आ रहा है। बीच में दादा मतलब पास आउट होकर बॉम्बे चले गए, वहाँ काफ़ी स्ट्रगल किया और अपने स्ट्रगल से आज मतलब टेलीविज़न इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मतलब आप शहर में, चूँकि आपने आज़मगढ़ थिएटर किया नहीं था कभी, तो आप इलाहाबाद में भौमिक दादा, हम लोग सुन रहे हैं, भौमिक दादा के साथ आपने थिएटर किया और भी कई लोग साथ किया। उसके वहाँ से वो निकल गए बीएनए, और बीएनए से सीधे बॉम्बे, और बॉम्बे से फिर उनका अपना संघर्ष शुरू होता है टेलीविज़न इंडस्ट्री का, जहाँ शुरुआत उन्होंने शायद एज एन एक्टर कुछ कोशिश की, बाद में असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, और आज हम सब जानते हैं इनके नाम पे कितने सारे। तो इतना कुछ मैं विजय सैनी दादा के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि तकरीबन 20 साल हो गए इनको थिएटर किए। मतलब मुझे लगता है 20 साल से थिएटर से दूर हैं और 20 सालों से मीडिया में लगे हुए हैं, और कोई गॉडफादर नहीं था इनका, मुझे जहाँ तक पता है। अपने दम पे इन्होंने अपनी मतलब। हाँ अवंतिका, हेलो, हाय विभांशु दादा, राम राम। बहुत अच्छी बात है, मुझे इतने हमारे सीनियर्स लोग सुन रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो जो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जो भूमिका बना रहा था, आप देखिए कि एक छोटे शहर का एक लड़का निकल के जाता है पढ़ने, आईएएस बनने या कुछ और करने, और उसका थिएटर में आता है, थिएटर से फिर बीएनए से फिर मीडिया और दुबई और कहाँ मतलब इंडोनेशिया और कहाँ से यात्रा करते हुए, और आज टेलीविज़न इंडस्ट्री में अपने आप को जमा रखा है आपने। मतलब आपके खाते में बहुत बड़े बड़े सीरियल्स हैं जो बहुत लंबे चले, नियति और तमाम उम्र व सिवाय, बहुत सारे सीरियल्स हैं, मैं किनका नाम लूँ। जो लोग विजय सैनी दादा को जानते हैं वो जानते हैं। लेकिन आप देखिए कि इनका वो लगाव जो पहले दिन का मुझसे था वो आज भी बना हुआ है, उसमें कमी नहीं आई, वो और ज़्यादा हुई। तो ये सज्जनता, ये विनम्रता, ये सहजता, ये प्यार, ये अपनापन, ये मुझे अच्छा लगा। आज विजय के सैनी ब्लॉग पे कोरोना के बहाने कुछ बातचीत करने का जो मौका मिला है। आप देखिए कि अभी जो हमारा समय है, पिछले 3 महीने से पूरा देश और शायद 4 महीने से पूरा संसार एक अजीब ऊहापोह की स्थिति में है। इतने लंबे समय बीत जाने के बाद भी किसी के पास कोई मॉडल नहीं है, हमें कुछ नहीं पता आगे का भविष्य क्या है और कैसे। राकेश दादा राम राम,
प्यार बना रहे। अरे प्रवीण चंद्रा भाई, प्रवीण चंद्रा, राम राम भाई। तो अब प्रवीण चंद्रा भाई यहाँ कुछ पूछ रहे हैं, आजमगढ़ की पहचान पहले अबू सालेम से अब नहीं है, अब कलाकारों से है, यही है आर्ट और आर्ट के। हाँ बिल्कुल प्रवीण भाई, आपने मतलब बहुत पहले ये बात रख दी, इसे मैं कहने वाला था आखिर में। हमारे शहर की पहचान कुछ लोगों से थी, और वो थी नहीं, बनाई गई थी। मीडिया के पास कुछ होता नहीं है तो मीडिया अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी गढ़ देती है। और ऐसे ही लेकिन आज आप जैसे दोस्त मुंबई में बैठे हुए हैं, पूरे देश दुनिया के लोग आजमगढ़ के थिएटर को जानते हैं, आजमगढ़ की कला और यहाँ का साहित्य, यहाँ की। तो मेरा सौभाग्य कि मैं आजमगढ़ से हूँ, और मैं उस शहर से हूँ जहाँ राहुल संकीर्तन है। मैं उस शहर से हूँ जहाँ हरियौद हैं, अल्लामा शिबली नुमानी हैं। मैं उस शहर से हूँ जहाँ कैफ़ी आज़मी और शबाना आज़मी का नाम जुड़ता है। मैं उस शहर से हूँ जहाँ से शकील आज़मी, हमारे दादा विजय सैनी, हमारे एक और सीनियर हैं हमारे समानांतर आजमगढ़ से थे, अजय राम सिंह भैया हम लोगों के। तो हमारा शहर है। और अब आप हमारे शहर में जो थोड़ा बहुत थिएटर होता है, जो हम लोग थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, उससे आप लोग वाकिफ़ हैं। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने उन सभी आप साथियों का, अपने भाइयों का, दादाओं का, जो मुझे सुन रहे हैं, और इस ब्लॉग पे मुझे मौका देने के लिए विजय सैनी दादा का। इन दिनों लगातार हमारे आसपास ऐसी खबरें आ रही हैं, और वो खबरें बहुत निराश कर रही हैं। मतलब एक तो होता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो वैसे ही हम लोग बहुत, हम भारतीय लोग तो खासकर हम भारतीय बहुत मेहनती और बहुत कर्मठी नहीं होते, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग अपना ज़्यादातर समय बदकुच्चन में, मतलब बदकही में, और यार गपबाजी में, और घुमाई फिराई में, और मस्त रह के, बिंदास रह के हम लोग काटते रहे हैं, खासकर हमारा हिंदी पट्टी। और ये हमारी यूएसपी भी है, इससे हमारी एक पहचान होती है कि भारत के लोग इतने निश्चिंत कैसे रहते हैं, इतने आराम से। लेकिन ये जो 3 महीना पिछला बीता है, इसमें ये हमारी जो आदत थी ना, ये भी हमें अब परेशान कर रही है। इस 3 महीने में पता नहीं क्यों, मतलब आपको लग रहा होगा कि आप अपने काम से दूर हैं, जो आपका पेशा है उससे आप दूर हैं, आप अपने लोगों से, अपने प्रिय लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। जो भी मुलाकात हो रही है इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो पा रही है थोड़ी बहुत। तो इन सब चीज़ों से चित्रा मैम नमस्कार। नमस्कार मैम। चित्रा मैम हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी रंगकर्मी हैं, बीएनए के टीचर हैं। तो आप देखिए कि अरे भारतेंदु भाई, विजय भाई, नमस्कार नमस्कार, सब लोग हैं। तो आप ये जो समय है, जो हमारा खालीपन है, एक तरह से कुछ हमारी जो रूटीन था पहले से, जो हमारी आदत रही थी रिहर्सल पे जाना, या अपने शूट पे जाना, या अपने स्क्रिप्ट लिखना या पढ़ना। चूँकि इस मंच पे फिल्म के साथी भी हैं और बहुत सारे मीडिया के साथी भी जुड़े हैं, तो मैं दोनों को एक साथ लेके चलूँगा। हालांकि हम लोग तो विशुद्ध रूप से थिएटर प्रैक्टिशनर हैं। तो आप देखिए कि मतलब ये जो समय है ना, ये जो खालीपन आया है, ये बहुत सारी हमारे अंदर बहुत सारी, मतलब मुझे लगता है क्षोभ, निराशा, कुंठा भी भर रहा है। हालांकि ये बहुत कठिन है ऐसे हालात में अपने आप को बचा के रखना, अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत रखना। तो इन दिनों हमारे आसपास से ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जो हमें कई बार बहुत निराशा से घेर देती है। मैं खुद अपनी बात करूं तो इन 90 दिनों में मुझे लगता है कि मैं 2-3 बार ऐसा अचानक से सडनली ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं लेटा हुआ हूँ, मैं फेसबुक देख रहा हूँ या लाइव सुन रहा हूँ, या मैं ऐसे ही कहीं टहल रहा हूँ अपने लॉन में, तो अचानक से मुझे एहसास हुआ कि यार क्या कर रहे हैं ये समय निकल गया, आज का पूरा दिन निकल गया, पिछले कितने दिन निकल गए। आज सुबह आज मैं थोड़ा देर से उठा हूँ काफ़ी, क्योंकि आजकल सोने उठने का कोई टाइम तो फिक्स रहा नहीं। तो मैं आज सोच रहा था यार कितने दिन निकाल दिए मैंने ऐसे सो कर रोज़। मतलब सुबह उठना, उठ के कुछ नाश्ता वास्ता देखना क्या है, थोड़ा लॉन में टहल लेना, अपना मेरा एक पेट है बुंटू, उसके साथ थोड़ा खेल लेना, फिर फेसबुक पे आना, या कुछ किताबें भी बोर करने लगी आजकल। मतलब लग रहा है वही यार एक ही काम बचा है। तो अब मैं सोच रहा था यार कब तक चलेगा। फिर मैंने अपने आप को संभाला, नहीं इस तरह से सोचने से काम नहीं चलेगा, और ये कठिन समय है। इस कठिन समय में हम लोगों को सबको अपनी मानसिक शक्ति मजबूत रखनी है और इसके सहारे आगे बढ़ना है। और उसके लिए तो मैंने तो अपने घर में भाई प्रैक्टिस शुरू किया। मैं अपने बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, लूडो जैसा एक गेम खेल रहा हूँ, या अंताक्षरी खेल लेता हूँ, या हम सब साथ बैठ के गाना गाते हैं, या हम लोग कुछ बनाने लगते हैं। कोई प्याज छिलता है, कोई आलू छिलता है, कोई सब्ज़ी बनाता है, तो कुछ ना कुछ होता रहता है। तो घर में एक पूरा, मतलब ठीक है हम 4 लोग हैं, और शाम तो मेरी कट जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो मतलब ये जो समय है, जिस समय में मैं और आप बैठ के बात करें, तो जो मेरी परेशानी है, जो मेरी मनोस्थिति है, संभवतः आपकी भी उस तरह की है। आप में से कुछ उससे बेहतर स्थिति में, कुछ मुझसे भी ज़्यादा निराशाजनक स्थिति में होंगे।
तो जो खबरें आ रही है अभी, सुशांत सिंह राजपूत एक बड़ी खबर के रूप में हमारे सामने आए। उनका जाना दुखद है, बहुत टैलेंटेड एक्टर रहे हैं। मैंने मतलब पूछा था कभी एक बार अपनी वाइफ से कि टेलीविज़न में इससे कौन अच्छा एक्टर है, बोली और एक पवित्र रिश्ता सीरियल में एक लड़का आता है, नाम तो नहीं पता, बहुत चॉकलेटी है, बहुत अच्छा करता है। तो हालांकि मैं तो विजय दादा माफ़ करेंगे, मैं टीवी सीरियल नहीं देखता। तो ये जो चीज़ें, राजकुमार दादा नमस्कार। तो ये जो चीज़ें हैं ये मतलब हमारे समय में हमारे आसपास से हमारे परिचित अपरिचित बहुत सारे मतलब ऐसे लोग जिनसे हमारा सीधा कोई वास्ता नहीं है, हम जो सीधे उनसे बहुत हमारा तारुफ नहीं रहा है, लेकिन हम उन्हें जानते हैं क्योंकि हम एक ही फील्ड में हैं, एक जैसे मीडिया फील्ड में हैं। हो सकता है वो हमें ना जानते हो, लेकिन ऐसी जो खबरें आ रही हैं हमें निराश कर रही हैं। अब ऐसा क्यों कर हुआ, क्या हुआ, उसके पीछे बहुत सारी राजनीतिक बहसें चल रही हैं, बहुत सारे पता नहीं क्या क्या बातें हो रही। मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, हम जिन छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं और जो उन महानगरों में जाते हैं, हो सकता है वो हमारा एक कल्चर वो हो, विस्थापन हो, सांस्कृतिक तौर पे हमारा एक विस्थापन हो, एक आर्थिक तौर पे हमारा एक विस्थापन हो, लेकिन मुझे लगता है समाज हमारा और वहाँ का एक जैसा ही है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। वहाँ भी लोग संवेदनशील हैं, वहाँ भी लोग मददगार हैं, वहाँ भी लोग जलने वाले हैं, ईर्ष्या करने वाले हैं। और ये हम जब छोटे शहरों में काम कर रहे होते हैं, ये स्ट्रगल थोड़ा बड़ा होता है मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ एक तो प्रोफेशनल ढांचा नहीं होता हमारे पास। हम जो कुछ भी कर रहे होते शौकिया तौर पे कर रहे होते हैं। हमारे घर वाले, हमारे परिवार के लोग जो हमें एप्रिसिएट कर रहे थे, वो भी हमारे इसको नहीं उम्मीद करते कि हम इसको प्रोफेशनल बनाएंगे। वो एक शौकिया तौर पे बच्चा कुछ कर रहा है और चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब आसपास मोहल्ले में और कुछ आपके स्कूल में आपकी तारीफ़ हो रही है, लेकिन कोई ये कल्पना नहीं कर सकता कि आप इस पेशे में आओगे, आप राइटर बनोगे, आप डायरेक्टर बनोगे, आप डिज़ाइनर बनोगे, आप एक्टर बनोगे। जैसे ही आप ये घोषणा करते हैं कि जस्ट मुझे फला ये काम करना है, तो फिर आपके घर वाले चाहे लाख पढ़े लिखे हों, मुझे लगता है, या बहुत अनपढ़ हों, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते बेटा पढ़ाई करो। और हम में से बहुत जानते भी नहीं होते हैं तब तक कि इस फील्ड में पढ़ाई होती है, हमें नहीं पता होता है, हम भी कुछ खास उन्हें बता नहीं पाते हैं। तो एक कम्युनिकेशन गैप होता है, दोनों तरफ से जानकारियाँ नहीं होती हैं। उसके अभाव में हम लोग बहुत सारे मतलब विद्रोही कदम, अक्सर हम में से जो भी यहाँ इस वक्त मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, हम में से मैक्सिमम ने अपने घर से विद्रोह किया, अपने समाज से विद्रोह किया है। और अरुण जी नमस्कार, प्रिंस नमस्कार, संतोष भाई नमस्कार, नरेंद्र भाई, बहुत सारे लोग हैं, सबसे नमस्कार होगा। तो मैं जो बात कह रहा था, हम में से जो भी आदमी इस फील्ड में है, उन सब ने कभी ना कभी अपने घर से विद्रोह किया, अपने समाज से विद्रोह किया है, एक ज़िद ठानी है और एक हिम्मत से काम लिया है, तब अपने फील्ड में आज हम यहाँ पे जो भी हमारी उपलब्धियाँ उनके साथ हम यहाँ मौजूद हैं। आप कोरोना में आर्थिक तंगी भी है, तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। अभी तो मेरे कुछ पुलिस वाले मेरे दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उनकी चिंता ये थी, बड़े अफसर है पुलिस के, उनकी चिंता ये थी कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो बेरोज़गारी बढ़ी है, ये जो लोग माइग्रेट होकर अपने अपने घर से अपने शहरों से अपने गाँव को लौटे हैं, इनके पास रोज़गार नहीं होगा, इनके पास जगह नहीं होगी रहने की, इनके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो मतलब भारत में ह्यूमन रिसोर्स की बात करना भी एक हास्यास्पद विषय है, लेकिन फिर भी जो भी हमारे पास संसाधन हैं, उन संसाधनों में भी छीना झपटी होने वाली है, उसमें बंटवारा होने वाला है। तो इससे जो उपजेगा वो क्राइम, मैं इत्तेफाक से 90 दिन के आसपास में कल एक अखबार पढ़ रहा था, उसमें एक पेज पे मेरे शहर में 5 खबरें थी जो मतलब 5 रुपये के लिए गोली मार दिया, या 5 सेब के लिए कुछ झगड़ा हो गया, या इससे कुछ छोटे भाई से बड़े भाई झगड़ा हो गया, तो उसमें सर फोड़ दिया, गोली मार दिया। तो जिस तरह से क्राइम अब बढ़ रहा है। ललित दादा नमस्कार, आप सब मुझे सुन रहे हैं, बहुत खुशी है। पता नहीं मैं क्या बोलूँगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी बात रखने की। तो ये जो इस तरह का जो क्राइम बढ़ने वाला, उसको लेके मेरे पुलिस वाले दोस्त कुछ चिंतित हैं, परेशान हैं। वो उनका मानना है कि आने वाला समय बहुत मतलब क्राइम के लिहाज से बहुत ख़तरनाक आने वाला है। तो आप देखिए कि एक महामारी आती है अचानक से। हम में से किसने सोचा था 20 मार्च के आसपास की दुनिया, हमारी ज़िंदगी इस तरह से रुक जाएगी, हम इस तरह से ठहर जाएंगे, या हमने तब जब ये ज़िंदगी रुक गई थी, 21 दिन के लिए रोक दी गई थी, तो हम में से किसने ये उम्मीद की थी कि हमारे पास आर्थिक तंगी बहुत तगड़ी होने जा रही है, या हम डिप्रेशन के शिकार होने वाले हैं, या हम अपने लोगों से संवाद से कट जाएंगे।
मतलब मैं अपनी बात करूं, मुझे खुद, मैं तो शुरुआत में 1 महीने तक अपने सारे दोस्तों का फ़ोन करके हाल चाल, उनको हौसला हिम्मत, लेकिन आजकल मैं खुद ही फ़ोन उठाना भी पसंद नहीं करता। किसी फ़ोन आता है तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि मतलब क्या बात करूं। तो एक मानसिक स्थिति बन जाती है, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी भी है, क्योंकि हमें खुद को खुद सँभालना है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस मनोस्थिति के घेरे में ना आएँ, क्योंकि जो भी हम लोगों ने अब तक जितने भी हम लोगों ने स्ट्रगल किया, हमें पता है, अच्छे से पता है हमें ये बात कि ये कुछ नहीं होता, सिर्फ एक मेंटल कंडीशन होता है जिसमें हम उसमें गिरते चले जाते हैं, गिरते चले जाते हैं, गिरते चले जाते हैं। ज़रूरत है उस जो जाल जो हमारे इर्द गिर्द हम खुद बुन लेते हैं, जो लगातार सोचते हैं और तमाम तरह बातें, हमें उन्हें काटने की ज़रूरत है। हमें हर स्थिति में मजबूत बने रहना है, किसी भी स्थिति में। अब बात केवल एक सुशांत सिंह राजपूत की नहीं है, बहुत सारी खबरें आई हैं, छोटी बड़ी खबरें आई, बहुत सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स की खबरें आई, बहुत सारे रंगकर्मी साथियों की खबरें आई। तो बात उससे नहीं है, लेकिन सुशांत सिंह एक बड़ा नाम था, तो एक बड़ा एक पहचान के साथ वो ये आया है कि ऐसा कुछ। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि हम जब अपने घर से ही विद्रोह करते हैं तो क्या हम मामूली स्ट्रगल करते हैं? हम में से बहुत सारे दोस्त, हम लोग एक साथ समय गुजारे हैं, जो इस वक्त हम लोग सुन भी रहे हैं आपस में, कैसे कैसे स्ट्रगल किया हम लोगों ने। मतलब 2 दिन भूखे रहे, और भूखे रहने के बाद एक दिन 12 रुपये का इंतज़ाम होता है, तो 12 रुपये थाली का खाना खाने के लिए हमें 10 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है, क्योंकि हम जिस मोहल्ले में थे उस मोहल्ले में 12 रुपये थाली का खाना नहीं मिल सकता था। और 10 किलोमीटर जाके 12 रुपये थाली में और खा के दोनों दोस्त, और फिर 10 किलोमीटर वापस पैदल आए, पता चला आने में ही खाना पच गया। तो अगले दिन का कोई ठिकाना नहीं। या बहुत सारे ऐसे दोस्त जो मतलब चाय पी के, हम लोगों ने सिगरेट की टोटियाँ बटोर के पी के, मतलब इस लेवल का स्ट्रगल हम लोगों का भी रहा है। हम तो नहीं टूटे उस वक्त, हमारे अंदर जोश था, हर वक्त रहा है। आज भी जब ऐसी परिस्थितियाँ घिर रही हैं, आज जो दोस्त जानते हैं हमारे काम को, आजमगढ़ के काम को, पिछले 20-22 सालों में एक छोटा मोटा हम लोगों ने एक मतलब थिएटर का माहौल क्रिएट कर दिया था, और हमारा काम बहुत अच्छा हो गया था। बहुत हमारी ऑडियंस बड़ी रेगुलर हो गई थी, और ऑडियंस रेगुलर थी, इसके लिए हमें रेगुलर होना पड़ा था। हम रेगुलर काम कर रहे थे, और एक बहुत अच्छा सेटअप था, एक्टर्स का ग्रुप था, बहुत सारे मेरे दोस्त थे, आशीष पाठक, पुंज प्रकाश, भारतेंदु कश्यप, मनोज मिश्रा, और ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो ग्रुप को सपोर्ट कर रहे थे, जिनके सपोर्ट से, सहयोग से वो आके यहाँ क्लास लेते थे, पढ़ाते थे। हमारा काम लगातार कुछ नवीनता के साथ आगे बढ़ रहा था, हमारे काम में क्वालिटी आ रही थी, हमारे एक्टर मैच्योर हो रहे थे, और अचानक से सडनली सब कुछ बंद। और हमारा एक्टर भी कोई बहुत फाइनेंशियल कंडीशन उसका अच्छा है नहीं, मुझसे अच्छा कंडीशन तो उसका रही है, मुझसे बुरा ही होगा बेचारा, मतलब अपने माँ बाप पे डिपेंड होगा वो। आज वो अपने घर बैठा हुआ है। हम लोग कम्युनिकेशन भी बहुत नहीं कर पाते, क्योंकि नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। गांव जो हमारे एक्टर्स, मैक्सिमम एक्टर हमारे गांव के हैं, तो नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो पूरी बातचीत भी ढंग से नहीं हो पाती है। अभी मैं ये लाइव आया हूँ तो मेरे बहुत एक्टर नहीं सुन पा रहे, मुझे नहीं देख पा रहे। मुझे यकीन है या तो उनके मोबाइल में बैलेंस नहीं होगा, डेटा नहीं होगा, या फिर वो इस वक्त नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर होंगे। तो खैर, इस तरह के आर्थिक सामाजिक परिवेश से जो हम लोग निकले, और निकल के बिना किसी सहयोग के, ना परिवार का सहयोग है, ना सोसाइटी समझ रही है कि हम क्या कर रहे हैं, और एक सिर्फ ज़िद है, एक जुनून है कि अपने शहर में काम करना है। और मैं अपनी बात करूं तो मैं तो, मेरे पास थिएटर का एक्सपोजर बचपन में था। जैसे माँ बाप के साथ जाते नाटक वाटक देखने, कलकत्ते शहर में हम रहते थे, तो हमने नाटक देखी, और नाटक से ज़्यादा हमने फिल्में देखी। पिताजी हमारी फिल्में बहुत दिखाते थे, और दूरदर्शन का ज़माना था, तो बहुत अच्छे हम लोग सौभाग्यशाली रहे हैं कि उस दौर के दूरदर्शन ने हमें बहुत एजुकेट किया, हर तरह की शिक्षा, विज्ञान से लेके और साहित्य, दर्शन, कला, हर तरह के कार्यक्रम आते थे। और तो हमारे पास एक माध्यम था हमें शिक्षित होने का, दूरदर्शन हमारा, आकाशवाणी हमारी। तो हम लोगों ने वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा। या हमारे इर्द गिर्द तब फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे या मोबाइल जैसे गैजेट नहीं थे, तो पत्रिकाएँ थी, घर में भी माँ बाप जो कॉमिक्स ला के देते पढ़ने के लिए, तो हम लोग वहाँ से काफ़ी कुछ अपना एक मतलब कर आए। तो नहीं मालूम था कि थिएटर करना है, अचानक से सडनली थिएटर में भी आ गए। तो जब मैं अपने शहर में थिएटर करने आया, तो मैं तो गांव से निकल के आया था, बाकी सब एक्टर्स शहर के थे। हालांकि मेरा गांव भी शहर से लगा हुआ गांव था। अब मेरे साथ लाइफ में माइग्रेशन बहुत रहा है। मैं कोलकाता से इलाहाबाद, इलाहाबाद से फिर अपने गांव, और अपने गांव से अचानक मतलब मैं तो ऐसा चेंज हो गया था, मुझे पता ही नहीं। मैं गांव में खेती बाड़ी और वो सब कुछ छोटे मोटे लड़ाई झगड़े और दिन भर आवारागर्दी।
तो मेरी पढ़ाई लिखाई भी प्रॉपर नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत सारे माइग्रेशन होने की वजह से ना आप मतलब दोस्त छूटते गए, नए दोस्त आए, कोई भरोसा नहीं है फिर छूट जाएंगे। अच्छा ये देखिए मेरे जीवन में ये अभी तक चला आ रहा है, मेरे बहुत सारे दोस्त बनते छूटते चले जाते हैं, लेकिन वो मेरे दिल से बाहर नहीं जाते कभी। तो हमने जब यहाँ पे मतलब आज़मगढ़ में एक ग्रुप के साथ हमारा जुड़ाव हुआ, और उसमें हरिकमल जी थे जो अब नहीं रहे हमारे बीच, और हरिकमल जी के साथ जुड़ा हुआ तो वो एनएसडी का उन्होंने कोई वर्कशॉप कर रखा था एमके रैना सर के उसमें डायरेक्शन में, 1 महीने का कोई वर्कशॉप था, वो शायद ज्ञान विज्ञान समिति और एनएसडी ने मिल के कुछ किया था ऐसा कुछ। तो उसके बाद ही मेरा उनसे जुड़ना हुआ, तो वो मुझे कहते थे जाओ घूमो, जाओ देखो हॉकर अखबार कैसे बेचता है, जाओ देखो सब्जी वाला सब्जी कैसे बेचता है, जाओ देखो मटन वाला मटन कैसे काटता है, या जाओ देखो मंदिरों में जाओ लोग कैसे पूजा करते हैं, कैसे श्रद्धा से जुगाते हैं, शराब खाने में जाओ देखो शराबी क्या बिहेव करते हैं, तमाम जगहों पे वो भेजते थे। और मैं बड़े आज्ञाकारी बालक की तरह, क्योंकि मेरा करने धरने कोई काम था नहीं, मैं अपने दोस्तों का क्रिकेट खेल के बोर हो चुका था, मैं आवारागर्दी करके बोर हो चुका था, फिल्में देखनी तो मैंने बंद कर दी थी कभी की सिनेमा हॉल में जाके। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं बिना किसी गार्जियनशिप के पल रहा था, और मेरे पास अगर मैं घर रात भर ना जाऊं तो कोई पूछने वाला नहीं था तुम कहाँ थे। इस तरह का कुछ हो गया था मेरे लाइफ में, वो कभी। लेकिन मुझे उस वैसे में एक थिएटर ग्रुप मिल गया, जिस ग्रुप ने मुझे अपनापन दिया, प्यार दिया, मतलब लड़के लड़कियां भैया सब दीदियां सब हैं, और उसमें आप गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आप, और मौका मिल रहा है। तो हरिकमल जो हमारे सर थे उनको लेकर मैं साइकिल पे, मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी, वो बोला बड़ा इंटरेस्टिंग था हमारा दिनचर्या हुआ करता। सुबह 6 बजे मुझे बुला लेते थे, और एक खुद वही एक सब्जी मंडी पे छोटी सी दुकान में रहा करते थे। तो सुबह 6 बजे वो मुझे बुलाते थे, मैं उनको जगाता था, और वो वहाँ से उठते थे और मेरे साथ आते थे। हमारे एक मेन चौराहा था, वहाँ पर दातून खरीदते थे, वो बाकायदा दातून करते थे वहाँ पे। फिर उसमें 2-3 अखबार खरीदते थे, वो जो भी 2-3 प्रमुख अखबार उस वक्त थे वो ख़रीदते थे। और पहला काम हम लोग बगल में ही चाय की दुकान थी, वहाँ 1-2 कप चाय पीकर अखबार पढ़ते थे। उसके बाद रिक्शे से हम लोग अपने एक्टर से घर जाते थे, और या फिर जो शहर के साहित्यकार हैं, जो शहर के पत्रकार हैं, जो शहर के नेता हैं, या जो चंदा हमें देते स्पॉन्सर्स थे, उनके घर जाते थे मतलब। और उसके बाद मतलब इस तरह से हमारा दोपहर हो जाता था। फिर दोपहर में लंच किसी घर पे कर लिया, या कहीं होटल में कर लिया, या कुछ ना भी खाया चल गया। और उसके बाद से शाम को 3 बजे से रिहर्सल। तो मेरी जिम्मेदारी ये होती थी, 3 बजे का रिहर्सल रखा है तो 2:30 बजे मैं पहुँच जाऊँ। एक 3 मंजिला स्कूल था, उसमें हम करते, छत पे से करते थे। तो नीचे से मतलब उसमें सख्त हिदायत थी जो उनके मालिक थे कि आप गेट बंद रखेंगे, क्योंकि बहुत सघन आबादी में था, और लड़के आसपास की आबादी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, तो लड़के घुस आते थे अंदर और बल्ब चुरा लिया या कुछ कर दिया। तो मेरे पास जिम्मेदारी थी कि मैं चाबी लेके आधे घंटे पहले खोल दूंगा, टेरेस साफ़ कर दूंगा, दरी बिछा दूंगा, बेंच लगा दूंगा, कुर्सी लग जाएगी, और सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। इस बीच कोई अगर आता है तो मैं 3 मंजिला नीचे जाऊंगा, चाबी खोलूँगा, उनको वेलकम करूँगा, अंदर लाऊँगा, फिर ताला बंद, फिर 3 मंजिले ऊपर आऊँगा, और जब ब्रेक होगा तो चाय लाने की जिम्मेदारी अक्सर मेरे ऊपर आ जाया करती थी। और आप यकीन मानिए मुझे बड़ा मज़ा आता था। हालांकि जो मेरा बैकग्राउंड था वो इससे इतर था, मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं ये सब भी करूँगा, कहीं चाय लाऊँगा, कहीं दरी बिछाऊँगा। थोड़े गांव में हम लोग थे, कई हम लोग लड़कों गैंग था, तो बड़ा दबंगई चलती थी, तो लड़कपन था उस दौर में, ये होता था कट्टा वट्टा चाकू वाकू वाला खेल। तो वो सब भी मतलब एक पार्ट है लाइफ का, लेकिन उसको मैं अच्छे से याद नहीं करना चाहता, वो बचपना था। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था कि जब मैं देखता था मेरे सीनियर एक्टर्स एक्टिंग कर रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हैं, और अच्छा नहीं हो रहा है, फिर से करो, एक बार और करो। तो अच्छा लगता था मुझे भी, और इस उम्मीद में कि मुझे भी डायलॉग मिलेगा। तो एक दिन मिला भी मुझे डायलॉग, और अचानक से एक सीन दिया गया, 2-3 गुंडे आते थे, उसमें से एक गुंडा नहीं आया था, तो तुम आ जाओ भाई, खड़े हो जाओ। मैं आके खड़ा हो गया, और उसके बाद मैंने फिर अपना करना शुरू किया। तो उसमें आप लोग शराब पिए हैं, और वो लड़की आ रही है, उसको पकड़ के खींच के आप झाड़ी के पीछे ले जाएंगे, रेप करेंगे, ऐसा कुछ था। अब वो लड़की जो थी बहुत सीनियर थी, दीदी हम लोग बोलते थे उनको, बड़ी कमाल की एक्ट्रेस थी। बाद में BNA रेपेट्री के साथ भी उन्होंने काम किया, पंत जी के नाटक एक मशीन जवानी की में, नीतू सिंह। तो अब उनको लेके आना था। अब वो हम मतलब मुझे बड़ा ख़राब लगे कि अरे यार शराबी का रोल तो ठीक है, हाथ पकड़ना खींचना, उसके बाद मतलब वो छोड़ दे कमीने, कहाँ जाओगी, ये सब
भले वल्गर किस्म का बन जाता था, वो काफ़ी ख़राब मुझे लगता था। बहरहाल वो सब अपनी जगह, क्योंकि हमारे वो डायरेक्टर सर भले उन्होंने एनएसजी का वर्कशॉप किया था, बट वो पहले वीडियो लाइब्रेरी चलाते थे। उन्होंने फिल्में बहुत देखी, उनका मिठुन चक्रवर्ती स्टाइल के बाल, वैसे उनका रहना वहना। हाँ, ये है कि पूर्वांचल का लड़का है तो कुछ ना पड़ेगा, साहित्य तो पड़ेगा ही। तो साहित्य वाहित्य में अच्छी दखल थी, क्योंकि हिंदी साहित्य अच्छा उनको अनुभव था, काफ़ी पढ़े थे, एमए थे हिंदी साहित्य से, तो उसका उनको फ़ायदा मिल जाता था। बट उनका जो सोचने का तरीका था बिल्कुल फिल्मी था। मतलब वो दो दो तीन तीन स्टेज बना दिया, जीप आ रही है, बुलेट चल रहा है, और वहाँ तोप के गोले उड़ रहे हैं, यहाँ मतलब अजीब सा कुछ, वहाँ बम फटा इस तरह से। तो उनका थिएटर, मतलब मैंने जो देख रखा था थिएटर बचपन की स्मृतियों में, वो तो नहीं था, लेकिन बड़ा ग्लैमराइज था। और सबसे बड़ी बात कि मेरे जैसे नालायक आदमी को सुबह से शाम तक एक आदमी ढो रहा था, और शाम को जब मैं घर जाने लगूँ तो सुनो ये 10 रुपया रख लो, साइकिल वाइकिल में तेल डलवा लेना, चाय वाय पी लेना, या कभी कोई 20 रुपये रख लो, ऐसे वो देते भी थे पैसा हमें। तो मैं भी आराम से निठल्ले की तरह अपना 10 रुपये मिल गए, 2 अंडे खा लिए, चला गया घर। और उस टाइम तक मैं सिगरेट वगैरह नहीं पीता था, तो कोई खर्च भी नहीं था उन लोगों के, और मुझे पढ़ना बहुत पसंद था, तो किताबें उनके पास रहती थी तो मैं पढ़ता खूब था। उन्होंने एक काम, उन्होंने ट्रेनिंग मेरी बड़ी अच्छी की, और उन्होंने मुझसे कहा लिखो, प्रेस रिलीज लिखो, प्रकाशनार्थ, फला तारीख, फला सन, आजमगढ़ नगर के चर्चित नाट्य संस्था। तो ये मैं आज भी लिखता हूँ, क्योंकि प्रेस नोट तो यहाँ लिखने पड़ते हैं अपने खुद से आपको, या मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखा दिया। तो इस तरह से उन्होंने मुझे प्रेस में खबरें लिखनी सिखाई, उन्होंने मुझे लोगों से मिलना सिखाया, मेरे शहर में कौन कौन लोग हैं जो चंदा देते हैं, कौन कौन लोग हैं जो नाटक को लाइक करता है। और इतना मैं आपको बताऊं कि वो ज़माना था जब हमारे शहर में 10-12 ग्रुप हुआ करते थे, और कम से कम 200-250 थिएटर प्रैक्टिशनर, मतलब रोज़ वाले नहीं, एमेचर के थे, बट थे। हमारे एक जहाँ मैं रहता हूँ बगल में चौराहा है रैदोपुर, मतलब इतने शाम को वहाँ इतने थिएटर आर्टिस्ट जुड़ते थे, हंसी मजाक बातचीत करना, तो बड़ा अच्छा माहौल था। हालांकि थिएटर बहुत क्वालिटी वाला नहीं हो रहा था, लेकिन लोग बड़े क्वालिटी वाले थे, उनके अंदर बड़ी क्वालिटी थी। मतलब हाँ, सब लोग बहुत ही मिलजुल के अच्छे से, अलग अलग ग्रुप से भी हैं, तो शाम को मिलते थे, एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे, चिढ़ते भी थे आपस में, और लेकिन मेल मुलाकात होती थी, पीठ पीछे बुराइयाँ भी होती थी, बड़ा आनंद था, मेल मिलाप होता था। आज मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। आज हमारे शहर में दुर्भाग्य से 1-2 ही ग्रुप हैं, एक हम काम करते हैं, एक हमारे सीनियर हैं राजकुमार जी, वो भी काम करते हैं, और ये उतने ज़्यादा प्रैक्टिशनर भी नहीं हैं, लेकिन अब काम में क्वालिटी आई है, अब हमारे काम में गुणवत्ता आई है, और हमारा दर्शक हमारे पैसे दे के जाता है। मैं इस पर भी मैं बात करूँगा अभी अपने इस फॉर्मेट पे, वरना ये पूरा मेरा लाइव आना बेकार है। तो वो जो टाइम था मुझे बड़ा अजीब लगता था कि मतलब ये कुछ, फिर ऐसा कुछ इत्तेफाक घटा, कुछ इधर उधर की बातें हुई कि हम लोगों को अलग ग्रुप बनाना पड़ा, और फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे तो वही थिएटर होता है, कि एक सीन ख़त्म हुआ, अगले सीन में मेरा कोट कहाँ है, कोट बदलना है उनको, या मैं अपनी साड़ी बदल के आती हूँ, या भाभी जी आप तो कमाल लग रही हैं, और पता चला अभी डायलॉग बोल के एग्जिट ली हैं, पीछे पूछ रही हैं कैसा रहा मेरा कैसा रहा। तो वो सब चीज़ें, मतलब एमेचर सा बड़ा काम था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उस बीच हमारे यहाँ राजकुमार शाह जी थे, नए आप जो है सीनियर हैं मेरे, और ये अपने निरंजन गोस्वामी सर के स्टूडेंट भी रहे हैं, तो माइम करते थे। तो माइम, चूँकि मैंने कोलकाता में माइम भी काफ़ी देखा था, तो माइम में भी एक इंटरेस्ट था, और मैं डांस वांस ठीक कर लेता, तो आप मतलब माइम के स्टेप वगैरह सीखना मेरे लिए आसान था। तो मैंने सोचा लाओ इनके साथ भी काम करें, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनके साथ बहुत काम नहीं कर पाया मैं, और वो भी अब माइम नहीं करते हैं, वो भी प्रेसिडियम थिएटर हमारे हम लोग साथ करते हैं। तो खैर मैंने ये सब से तंग आ गया था मुझे, क्योंकि मुझे तो घर में कोई पूछता नहीं था, मेरे रिश्तेदारी में मुझे कोई पूछता नहीं था, मुझे कोई काम आता नहीं था, मैं नौकरी कहीं कर नहीं सकता था, मुझे व्यापार के लिए पूंजी नहीं थी मेरे पास। हालांकि मैंने उन दिनों व्यापार भी किया है थिएटर करने के लिए। मैं साइकिल पे सामान लाद के मैं गांव में जाके बेचता था, ये औरतों के जो होते हैं ना, ये बैंगल्स कुछ, और कुछ ये क्या बोलते हैं, हेयर बैंड वगैरह, फीते, और बिसाता का सामान बेचते हमारे यहाँ। तो मैं साइकिल पे लेके जाता भी था, और रिहर्सल टाइम से पहले भाग आता था, मतलब वो काम, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम करना चाहता था, क्योंकि घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे फाइनेंशियली, पढ़ाई वढ़ाई मैंने छोड़ दी थी, तो निठल्ला था, आवारा था मैं। और ये था कि मतलब कुछ करो, कि वो थिएटर करना है तो पैसा भी चाहिए। मैं इलाहाबाद एक वर्कशॉप के सिलसिले में गया था, 500 रुपये खर्च करके अपने एक सीनियर एक्टर के साथ, और 500 रुपये उस ज़माने में जुटाना बहुत कठिन था मेरे लिए, और वो कारण जी का आखिरी वर्कशॉप था।
इलाहाबाद में कारण जी वर्कशॉप करने आए थे और उनके जीवन का आखिरी वर्कशॉप हुआ। मैं उसमें शामिल होना चाहता था और मैं गया था और मेरे सीनियर्स अपने किसी रिश्तेदारी में मुझे लेके चले गए वहाँ, और ताश खेलने लगे। और ताश खेलने में वो जो इंटरव्यू का जो दिन था वो निकल गया। अगले दिन गए तो उन्होंने हमें लिया ही नहीं और 500 रुपये भी हमारे ख़त्म हो गए और हमारे सीनियर्स के पास पैसे ही नहीं थे। वो एक अजीब वाक़या है। तो फिर मैं इलाहाबाद सिविल लाइन बस अड्डे पे आया और वहाँ हम दोनों ने नुक्कड़ नाटक किया और चादर बिछाया, तो कुछ पैसे आ गए, उससे हम लोग अब वापस खाते पीते आराम से आजमगढ़ आए। तो वो अलग बात है। लेकिन मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई थी, अगर आपको थिएटर में वाकई प्रैक्टिस करना है, वाकई सीखना है और घर से मदद आपको नहीं मिल रही, तो 2 पैसे खुद कहीं से अर्न करने पड़ेंगे। इस नाते भी मैं साइकिल पे कुछ सामान लाद के बेचता, क्योंकि मुझे आइडिया था कि देखो यार, फ्री टाइम तो वो होगा जो अपने हिसाब से निकलो और अपना दुकान खोलो और बिछाओ बिके। और मैंने कहा बिछाओ बिके, ग्राहक का इंतज़ार मत करो, ग्राहक के पास चले जाओ। तो मुझे मालूम था कि औरतें नेल पॉलिश खरीद लेती हैं, ये कर लेती, तो मैंने छोटा मोटा एक धंधा भी किया था, वो जो बाद में मैंने छोड़ दिया, मतलब उसकी भी अलग कहानी है। तो बहरहाल तो मैंने अपना ग्रुप बनाया। इस बीच मेरी शादी भी हो गई थी ममता से। मेरे पिताजी, उनके पिताजी बहुत अच्छे दोस्त थे, तो हमारी शादी कर दी गई थी। और ममता का कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था, भारतेंदु हमारा दोस्त से जानता है। तो बोधिसत्व जी नमस्कार, आप मुझे सुन रहे हैं सर, बहुत खुशी हो रही है सर। तो हाँ, भारतेंदु विसाता का सामान बेचा करता था मैं। तो वो सब अलग किस्से। लेकिन इससे उससे भी मैंने, चूँकि हरिकमल जी ने मुझे बोल रखा था कि आप ऑब्ज़र्व किया करो, तो विसाता का सामान बेचने में मुझे एक से एक कैरेक्टर मिले हैं। बहुत तरह की भाभियाँ, चाचियाँ, दीदियाँ, बहुत तरह के मेरे पास अनुभव हैं उनके साथ भी। लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं यार, ये इस तरह से तो थिएटर नहीं हो पाएगा, पता चला कि एक नाटक किया और उसका भूल गए उसको। अब फिर 1 साल इंतज़ार किए हैं, फिर अगले साल ग्रुप बना और फिर एक नया नाटक उठा, उसको किए, फिर उसको भूल गए। तो मैंने कहा ऐसे तो काम नहीं होगा, मुझे चाहिए काम। तो फिर इस बीच काफ़ी कुछ हुआ। शुरू से मैं चूँकि पढ़ता बहुत था, मैंने बचपन में मैंने बताया कि मैंने सारिका, धर्मयुग वगैरह में बहुत कम उम्र पढ़ता था। बाद में भी जब मैं अपने आवारागर्दी के दिनों में था, तो भी मैं एक मैगज़ीन की दुकान थी, मैं वहाँ अपना ठीक ठाक समय गुजारता था। उस सरस सलील से लेके मनोहर कहानियाँ, सच्ची कलियाँ, कच्ची कलियाँ से लगाया दफ़ा 302, है ना, बहुत मतलब एक वल्गर टाइप की पत्रिका आती थी, इससे लगायत मैंने इंडिया टुडे, आउटलुक, पांचजन्य, सारी कुछ भी मैं छोड़ता नहीं था। हालांकि बहुत साहित्यिक किताबें नहीं आती थी, लेकिन मैं सब पढ़ डालता था। और अखबार जितने थे मैं सब पढ़ डालता था, हर तरह की खबरें पढ़ डालता था। तो मेरे पास इन्फॉर्मेशंस बहुत थे, सूचनाएं मेरे पास बहुत थी, भाषा की समझ थी, मुझे चीज़ें समझ में आती थी। और मैं जितने भी लोगों की स्टोरीज़ पढ़ता था, चाहे मैं अखबारों को एडिटोरियल पढ़ूँ, चाहे फिल्मों की समीक्षा पढ़ूँ, चाहे किताब की समीक्षा पढ़ूँ, तो मैं उनके नाम में रटता था कि ये किसने लिखा है। तो उस बहाने भी मैं साहित्य की दुनिया और कला की दुनिया के लोगों से परिचित होने लगा। हालांकि एक खबर पता नहीं क्यों मैंने कभी नहीं पढ़ी। हालांकि हिंदी अखबारों में एक चलन है पूरा एक पन्ना क्रिकेट का। मैं क्रिकेट खेलता था, लेकिन पता नहीं क्यों क्रिकेट कोई खबर मैं पढ़ता नहीं था, मुझे बोर करता था वो क्रिकेट की खबर पढ़ना। तो बहुत सारे इंटरव्यू पढ़ता था। अब इस फील्ड में हो पता चलता कि वो तो स्पॉन्सर इंटरव्यू होते हैं जो फिल्मी दुनिया के होते हैं रंगीन पन्नों पे, या उसमें कुछ सही भी होते हैं। तो उससे क्या ना, इन्फॉर्मेशंस में अपडेट बहुत रहता था, क्या चीज़ें घट रही हैं, क्या नहीं हो रहा है। और अब तो अगर अखबार पढ़ते हैं उसमें वेद शास्त्र, अध्यात्म से लगा साइंस, टेक्नोलॉजी, क्राइम, लिटरेचर, क्रिएटिविटी, हर चीज़ उसमें शामिल है अखबार में अगर पढ़ लेते हैं आप तो मैं तो बहुत सारे नाम जिनसे मैं अब मिल पाता हूँ, उनको मैं तब जान गया था जब मैं थिएटर ढंग से शुरू भी नहीं किया था। तो उन्हीं पत्रिकाओं से कहीं पता चला कि यार वो नेमिचंद जैन जी हैं कोई, और नटरंग पत्रिका है और बड़े अच्छे समीक्षक हैं, कोई महेश आनंद जी हैं, कोई जयदेव तनेजा जी हैं। ये तब की बात है जब मैं सिर्फ M.K. रैना सर का नाम सुना था कि वो थिएटर, क्योंकि हमारे हरिकमल जी उनसे सीख के आए थे, या देवेंद्र राज अंकुर जी का नाम मैंने सुना था। लेकिन इत्तेफाक से उन्हीं दिनों राष्ट्रीय सहारा में अंकुर जी का एक कॉलम आता था, सूत्रधार, उसे मैं मतलब इंतज़ार करता था कि पढ़ना है, हर मंगलवार को शायद, हाँ हर मंगलवार को आता था वो। तो मैं इंतज़ार करता था कि वो पढ़ना है मुझे अंकुर जी का कॉलम, क्योंकि उसमें वो हर मतलब किसी न किसी एक रंगकर्मी के बारे में, या उसके काम के बारे में, या उसके नाटक के बारे में वो लिखते थे। कुछ 600 शब्द या 900 शब्द में लिखा था वो उसके बहाने मुझे NSD, BNA, SNA, उसके बहाने मुझे मंडी हाउस, उसके बहाने मुझे देश भर का थिएटर, रतन थियम, हबीब तनवीर और पनिक्कर, जाम्बे, प्रसन्ना,
उसके बहाने मैं धीरे धीरे सब कुछ जानने लगा। तो मैंने अपना ग्रुप बनाया और आप यकीन नहीं मानेंगे, बच्चे ही थे हम लोग। मैंने और ममता ने, बहुत कम उम्र थी और हमारे पास पारिवारिक विपदा ज़्यादा आ गई थी। ममता के फादर को कैंसर हो गया था, उनका मुंबई में इलाज कराया, वो गुजर गए। आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, उनके छोटे भाई बहन थे। हमें भी अपने घर से ऐसा नहीं था कि कोई बहुत दुराव था, बट एक था कि हमारे घर में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। पिताजी काफ़ी बीमार हो गए थे, ऑन बेड थे, प्राइवेट जॉब था उनका। तो कुल मिला के मतलब हमने उस दरमियान मतलब हमने थिएटर ग्रुप बनाया और हमारे ग्रुप में शहर के, हमारे जो होता है हर शहर में ऐसा होता है, आज मैं उसको बुरा नहीं मानता था, मैं बुरा मानता था। हमारे शहर के सीनियर थे, प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, वकील थे, डॉक्टर्स थे और वो थिएटर करते, बैंकर्स थे, वो थिएटर करते थे। एक समानांतर के ज़माने में यहाँ काम करके गई थी वो, 1-1.5 साल समानांतर का समय था। उसके पहले नवनाट्यम ने भी काम किया, तो उसके बाद कई सारी संस्थाएं बनी थी, 10-12 संस्थाएं उस वक्त एक्टिव थी और उनमें से किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। मैं बारी बारी सबके पास गया, किसी ने भगाया भी नहीं मुझे, पर हाँ ठीक है ऐसे मतलब करके। लेकिन हमारे पास जैसे कोई ग्रुप के लड़के आए भी चल के कि आप ऐसा करें तो हम करेंगे, तो उनके ग्रुप के हेड ने रोक दिया कि अगर तुम उनके साथ करोगे तो हम तुम्हारे साथ काम नहीं करने देंगे, ऐसा कुछ। तो मेरे पास लड़के ही नहीं थे, मतलब 16 साल के 15-16 साल के 2-3 लड़कों को लेकर हमने अपना ग्रुप फाउंड किया एक चबूतरे पे। वेस्ली कॉलेज हमारे यहाँ का बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है, 150 साल पुराना कॉलेज है, समानांतर के लोग वहाँ रिहर्सल किया करते थे। तो उसमें मैं जो है उसमें मैं मतलब बच्चों का एक ग्रुप बना और मैं सीधा मतलब इस बीच में एनएसडी पर जा चुका था। एनएसडी के गेट पे खड़ा होकर देखा, नाम पढ़ा राष्ट्रीय विद्यालय, हिम्मत नहीं हुई कि अंदर जाऊँ मैं भाग आया था वापस। और एक बार मुझे मौका भी मिला था, वही बीएनए वाला वर्कशॉप जब पहली बार गया, जब विजय सैनी दारा मुझसे मिले थे, तो मैं उस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना चाहता था। तो मेरे शहर के 2 सीनियर थे, मैंने कहा मेरा भी नाम लिखवा दिए, मैं भी इंटरव्यू दूंगा। तो बोले नहीं वो वहाँ इसमें आने के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है। बाद में पता चला कि नहीं उस वर्कशॉप के लिए कोई ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं थी, ये 5-7 साल बाद मुझे पता चला। तो खैर, तो मैं उसमें इंटरव्यू ही नहीं दे पाया था। फिर मैं एनएसडी देखा तो मैं तो ग्रेजुएट था नहीं, मुझे डर लगा। मैं उठ के गया ज़रूर था और मेरे पास पैसे सिर्फ लौटने भर के थे, चालू टिकट के। मैं एक टाइम शायद वहाँ दिल्ली में रुक के खाना भी खाने के पैसे नहीं थे मेरे पास, इसलिए मैं सिर्फ उनका गेट निहारा, देखा और भाग आया था। और मैंने अपने शहर में इसकी बात की चर्चा किसी से नहीं की थी। लेकिन मैं जब अपना ग्रुप हमने फाउंड किया, मैंने, ममता ने, नवदीप सिंह लाली के सरदार लड़का हुआ करता, बड़ा कमाल का एक्टर था, और नीतीश थे, नंद किशोर थे मेरे साथ। हम लोगों ने मतलब बनाया। हमारे एक डॉक्टर त्यागी हमारे एक दोस्त हैं, दोस्त क्या है, मेरे तो गार्जियन हैं एकदम से, आज से नहीं 20-22 सालों से सुधार के वो अभी भी अध्यक्ष हैं और हमें बहुत ही साउंड तरीके से, बहुत मजबूती से वो हमें फाइनेंस करते हैं, वो स्पॉन्सर करते हैं और मदद करते हैं हमारी। तो हमने सुधार बनाते ही मेरे दिमाग में था कि जो भी यहाँ गतिविधियाँ हो रही हैं, जिस तरह की हुई, उसमें मतलब कोई ठीक नहीं, सब ख़राब हो रही हैं, इनमें कोई वो प्रोफेशनल टच नहीं है, शौकिया लोग आते हैं चले जाते हैं, इस टाइप का मेरे दिमाग में था सब। हालांकि आज मैं मानता हूँ कि वो ना होते तो हम लोग का काम यहाँ तक ना होता। बहरहाल, लेकिन मैंने कहा कि हम रोज़ रिहर्सल करेंगे, भले हम शो ना कर पाएँ, हम डेली रिहर्सल करेंगे। अब उसके लिए रिहर्सल हॉल की ज़रूरत पड़ी हमें। अब रिहर्सल हॉल उसी कॉलेज को मांगने गए तो पता क्या चला कि किसी बहुत बड़े नेता ने, क्योंकि हमारे यहाँ कास्टिज़्म का बड़ा चक्कर है, मतलब फला बिरादरी के रंगकर्मी ज़्यादा हैं तो इस बिरादरी की दिक्कत होगी, ये सब बहुत था, अभी तो नहीं है उतना, लेकिन था। पता क्या चला कि बहुत बड़े नेता जिनका प्रदेश की राजनीति में बहुत अच्छी छवि है, और उन्होंने प्रिंसिपल को फ़ोन किया कि उस लड़के को वहाँ रिहर्सल करने मत दो। वो प्रिंसिपल बहुत कड़क मिजाज थे, बड़े अनुशासन प्रिय थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप यहाँ रिहर्सल करो, इसकी वायरिंग करवा दो। तो मैंने अपनी पत्नी के गहने बेच के उस बड़े से हॉल में 3000 रुपये, उस ज़माने में मैंने 2002 में, हाँ 2002 की बात है, 2002 में मैंने 3000 रुपये में उनके हॉल की वायरिंग करा दी, जिस हॉल में पहले समानांतर के लोग भूमिदार वगैरह नाटक किया करते थे। और मुश्किल से मैं हफ्ता 10 दिन मैंने रिहर्सल किया, और वो मुझे बुला के, अपने स्वीपर को बुला के उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आप यहाँ पे गलत काम करते हैं, आप यहाँ शराब पीते हैं, आप लड़की लेकर आते हैं। मैंने कहा लड़की नहीं, मेरी पत्नी आती है और वो हम लोग एक्टिंग थिएटर करते हैं। वो बोले नहीं हमारा स्वीपर आपके यहाँ से शराब की बोतलें और क्या बोलते हैं, कुछ अंडरगारमेंट्स वगैरह लड़की के बरामद किए हैं। तो मैंने बोला आप पढ़े लिखे शिक्षक आदमी हैं यार, आप ऐसे इल्ज़ाम मत लगाइए मेरे ऊपर, क्योंकि वो जो औरत आती है वो मेरी पत्नी है, उसकी डिलीवरी हुए सिर्फ वही 15 दिन हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बातें कर रहा हूँ।
तो मैंने कहा मैं शराब पीता ही नहीं यार, और मैं ये सब करता ही नहीं। लेकिन एक इल्ज़ाम लगा, वो जब मैं उनकी आंखों में देख लिया, मजबूर थे, पॉलिटिकल प्रेशर था, तो मैंने वो जगह खाली कर दी। फिर मैंने एक मैरिज हॉल लिया, जो उस ज़माने में आप यकीन नहीं मानेंगे 100 रुपया प्रतिदिन मैं देता था, और मेरी कोई आमदनी नहीं थी, कहीं से भी कोई आमदनी नहीं थी। और मैंने सोचा कि अब ये जो काम कर, देखिए मेरी इस बात से ही मुंबई के मेरे बहुत सारे दोस्त, थिएटर की दुनिया के मेरे बहुत सारे स्ट्रगलर दोस्तों को प्रेरणा मिलेगी कि कैसे विपरीत परिस्थिति में आप अपने दिमाग को मजबूत रखिए, आप अपने हौसले को बनाए रखिए। मतलब मैं लड़का जिसको घर से कोई सपोर्ट नहीं, जिसकी शादी हो चुकी है, जिसको अभी एक बच्चा हुआ है, जिसके ससुराल में कोई नहीं, वही गार्जियन है, उसने एक थिएटर ग्रुप बना लिया उस शहर में जहाँ थिएटर का कोई बहुत मतलब नहीं है, सिवाय कि हाँ हाँ फला बाबू ने नाटक किया, बहुत अच्छा किया, बहुत, इसके आगे का कुछ खेल नहीं है। टेंट के सामान, ऑडिटोरियम नहीं है, टेंट के सामान से आपको मंच बनाना है, आपको लाइट लानी है, आपको उस ज़माने में भी आपको अगर नाटक करना होता था तो कम से कम 50,000 रुपये आपको टेंट और लाइट पे खर्च करने पड़ते थे। रिहर्सल के खर्च अलग होते थे, आपके घरेलू खर्च आपके अलग हैं। तो उस ज़माने में मैंने हिम्मत से काम लिया। मैंने कहा समस्या क्या है? मैंने कहा समस्या तो एक्टर तो यहाँ मौजूद है, मुझे गांव देहात के बहुत लड़के मिल गए थे। मैंने कहा एक्टर मौजूद है, डायरेक्टर मौजूद है, स्क्रिप्ट मेरे पास है, रिहर्सल स्पेस के लिए पैसे नहीं हैं। रिहर्सल स्पेस मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत भी हुई, शायद वो इसलिए कि एक तो मैं अपने शहर का था नहीं, मतलब मेरे बहुत पक्का परिवार का भी सपोर्ट है, तो मैं किसी कह भी नहीं सकता था कि रिश्तेदारों से भी कि कोई मुझे लाइक नहीं करता था कि क्या घटिया सा काम कर रहा है। तो और बाकी शहर में जो दूसरी बिरादरियों के रंगकर्मी बड़े हावी थे, तो वो बिरादरीवाद बहुत उसमें चलता था। तो मैक्सिमम शहर के अंदर तो आप देखते हैं ना, अग्रवालाओं और कायस्तों का ही बोलबाला होता है। तो मेरा परिचय भी नहीं था अपनी बिरादरी में, सच बताऊं। हालांकि मैं जात बिरादर तब भी नहीं मानता था, बचपन से ही माना, और आज भी मेरे दिमाग में ये सब बातें नहीं आती। लेकिन फिर भी आपको बताऊं कि मैंने 100 रुपया रोज़ पे रिहर्सल हॉल लिया। मैंने अपने दोस्तों से उधार लेना शुरू किया। मेरे दोस्त बड़े ठीक ठाक थे, मतलब ऐसा नहीं, दोस्त यार मेरे कमाने धमाने वाले थे, और वो मांगने पे दे देते थे। उस ज़माने में मैं अपने दोस्तों से 10-10 हज़ार रुपये उधार ले लेता था, और उनमें से बहुत का लौटाया भी नहीं, आज तक नहीं लौटाया। तो वो मुझे पैसे देते थे और मैं रिहर्सल करता था। अब मुझे पता था इतना कि वो जो मैंने आर्टिकल पढ़ी थी उसमें कुछ ट्रेनिंग की बात थी, उसमें कुछ फिज़िकल की बात थी, उसमें कुछ मेंटल गेम की बात थी, तो वो सब चीज़ें मैं अप्लाई करता था। तो मुझे अब जो भी थोड़ा स्कूल का पीटी वीटी जो भी थोड़ा डांसर बनाया था, तो मैं गाना लगा दे, डांस करो खूब जम के, खूब गाना गाओ, वॉइस की अलग अलग आवाज़ें निकालो, कुछ करो। तो इस तरह के मैंने शुरू किया कि भैया रिहर्सल बाद में होगा, पहले 1 घंटा तो ये सब होगा। और उसके बाद हम लोगों ने रीडिंग करना, पहले कोई नाटक की जल्दीबाजी नहीं है, कोई कास्टिंग नहीं होने जा रही है, पहले खूब पढ़ो, क्योंकि उसकी वजह थी हमारे यहाँ जो एजुकेशन लेवल है बहुत ख़राब है। और गांव देहात के लड़के, खासकर बहुत छोटी जातियों के, दलित परिवारों के बच्चे हमारे साथ काम करते थे, और हम उनको दिन में नहीं बुला सकते थे क्योंकि वो दिन में खेतों में काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो हम लोग सब शाम को जुटते थे, शाम को 7 बजे, और शाम को 7 बजे फिर बाज़ार बंद हो जाता था 8 बजे तक। तो चाय पीना है भाई, तो हम लोग सुबह 3 बजे तक रिहर्सल करते थे, और बाकायदा केतली ख़रीद ली। और मैंने जिस दिन मैंने वो 25 शीशे के गिलास खरीदी ना, 24, और केतली और पेट्रोमैक्स, मुझे लगा कि मैंने कुछ बड़ा काम किया है। और नींबू लेके जाते थे, चाय बनता था, हम लोग चाय पीते थे। और हम चरणदास चोर नाटक हमने मतलब बहुत सुन रखा था, चरणदास चोर हबीब तनवीर का नाटक है। और मैंने एक चीज़ और देखा था हमारे शहर में ना, जैसे एक नाटक किसी ग्रुप ने कर दिया तो फिर वही नाटक अगला ग्रुप भी कर रहा है, वही नाटक अगला ग्रुप भी कर रहा है, या उससे मिलता जुलता कुछ कर रहा है। तो मैंने कहा मैं ऐसा नाटक करूँगा जो इस शहर में हुआ ही ना हो कभी। उसके पीछे शायद मेरी रही होगी मनोविज्ञान कि मैं अपने आप को स्थापित करूँ कि वो मैं कोई नया बड़ा निर्देशक हूँ या इनसे बेहतर सोचता हूँ, ये लोग सोचते हैं। लेकिन चरणदास चोर जब करने गए उसमें छत्तीसगढ़ी गाने थे, और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज हमारे पल्ले नहीं पड़ती थी। तो हम लोगों ने, हमारे एक राम प्रकाश शुक्ल निर्मोही जी थे, उनसे गीत लिखवाए उनकी, देती संदेशा मन के अजोर की कहानी चरणदास चोर की, ऐसा उन्होंने एक गाना लिखा था जो हमारा कास्टिंग सॉन्ग था। तो उससे हम लोग कॉस्ट्यूम में कुछ करना था, सस्ता सा करना था। तो हम लोगों ने संडो बंडी खरीद के लाया, 18 रुपये के उस ज़माने में, और उसको पीले रंग से रंग दिया, वाइट कलर का धोती दिया, कमर पे कुछ दे दिया, पाँव में कड़े पहना दिए, सब कुछ जुगाड़ से काम किया। और 17,500 रुपये उसमें हमारे पहले नाटक में खर्च हुए थे। वो पैसा मतलब
डॉक्टर त्यागी ने मुझे कुछ पैसा दिया था और कुछ मेरे पिताजी आए थे मुझे देने, और वो मेरे जीवन में मेरे घर से मिला हुआ नाटक के लिए पहला और आखिरी। पिताजी शायद मम्मी से चोरी आए होंगे, मुझे अंदाज़ा नहीं है। और वो नाटक देखने नहीं आया, मेरे घर से आया था नाटक देखने, मुझे ये अच्छे से याद है। अब मैं मतलब मैंने नाटक किया वहाँ पे अभिषेक पंडित, और संयोग से आतमजीत सिंह सर उस वक्त आजमगढ़ में मौजूद थे, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरा नाटक देखने आइए। तो वो मेरा नाटक देखने आया शाम को, और हॉल खचाखच भरा था, और मेरा सबसे जो आखिरी ऑडियंस था वो हरिकमल जी थे, मुझे याद है। वो मतलब आखिरी एग्जिट दरवाजे पे खड़े होकर देख रहे थे, वहीं से लौट गए थे भी। तो आतम सर से मैंने पूछा कि सर कैसा नाटक मेरा लगा आपको? तो उन्होंने कहा अभी बताना कुछ जल्दीबाजी होगी, जब फुर्सत होना लखनऊ घर पे आना तो बात करेंगे। और मुझे रहा नहीं गया, मैं तो 2-3 महीने बाद जुगाड़, क्योंकि लखनऊ जाने के पैसे नहीं थे हमारे पास, खाने को नहीं थे ना, मेरा बेटा था, दूध पिलाने को पैसे नहीं हुआ करते थे, और सासू माँ थी, वो घर में साले सालियाँ थे छोटे हमारे, तो बहुत खर्च था मेरे पास, और मेरे पास पैसे नहीं थे। अब वो किसी तरह 2-3 महीने बाद मौका लगा, तो मैं भाग के आतमजीत सिंह सर के घर गया, और मैंने उनको लखनऊ में लैंडलाइन से फ़ोन किया। अच्छा, मेरी एक आदत है, मतलब मैं जब पहली बार BNA मैंने देखा तब से मेरी आदत है, मैं जब भी जाता हूँ लखनऊ, मतलब मेरा काम अगर हजरतगंज में भी है ना, तो मैं पहले BNA जाता हूँ और फिर मैं कहीं जाता हूँ। मेरा 1 लाख काम हो लखनऊ में, पहले मैं BNA जाता हूँ फिर कहीं और जाता हूँ। तो BNA के आसपास से ही मुझे याद है PC एक हुआ करता था, तो वहाँ से मैंने फ़ोन किया, तो आतम सर ने बोला हाँ आलमबाग रेलवे कॉलोनी के पास हमारा घर है, ये वो। तो एक बार मैं गया था किसी के सामने, पहले भी मुझे याद है। तो मैं उनके घर गया और मैंने पूछा सर आपने बताया नहीं। जांगड़ा भाई राम राम। हाँ, तो उन्होंने बताया कि यार देखो नाटक तो बहुत बकवास था, लेकिन खुशी इस बात की है कि उस शहर में एक डायरेक्टर पैदा हो रहा है। तो मैं समझ गया कि मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, मेरे हौसले की तारीफ़ कर रहे हैं, और मुझे नाटक करना अभी नहीं आता। हालांकि तब तक मैंने चरणदास चोर के 7 शो किए थे, और मुझे लगता है मेरे शहर में ये रिकॉर्ड था कि किसी नाटक को पहली बार इतना रिपीटेशन किया गया, इतने कम समय में हमने 7 शो कर डाले थे। और हमने कहा इसी को करेंगे, लेकिन जब उन्होंने कहा बड़ा बेकार था ये था, तो मैं सोचा कि नहीं इसको नहीं करते हैं, कुछ और करते हैं। तो फिर हमने हवालात किया। समस्या हर बार पैसे की आती थी, आपको रोज़ रिहर्सल करना है, ज़्यादा कुछ नहीं तो 10 नींबू तो लगेंगे भाई, पेट्रोमैक्स तो लगेगा, या थोड़े से 2 बिस्किट तो लगेंगे। अब वो हमने कहा सस्ता नाटक करो, लागत कम से कम है। अब देखिए मैंने जो अभी बात कही कि इससे आपको हिम्मत में आपको प्लानिंग बनाने का मिल सकता है, मैं देखा था कि खूब नाटक हो रहे हैं, 2-2 लाख नाटक हो रहे हैं हमारे शहर में, बड़े बड़े मतलब मंच लग रहे हैं, लाइट पीर गुलाम साहब की आ रही है, और ये उजड़ा हुआ महाविद्यालय शंसे की एक रात, पता नहीं कौन कौन से नाम के नाटक हो रहे हैं हमारे शहर में, और खूब भीड़ है, 2000-3000 लोग दर्शक में देख रहे हैं, महंगा कार्ड छप रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब हो रहा है किसी नेताजी से पैसा लेकर, जिनको चुनाव लड़ना है, किसी को अपनी ब्रांडिंग करनी है, उससे पैसा लेकर, वो पैसे बटोरने में सारा स्ट्रगल हो जा रहा है उनका, और प्रोडक्शन पे कोई ध्यान नहीं, क्वालिटी पे कोई ध्यान नहीं जा रहा है, और चमक दमक में नाटक ख़त्म हो जा रहा है। मतलब पीर गुलाम साहब की माइक लगी है, लाइट लगी है, और एक्टर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है ऑडियंस को, फिर भी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो इस तरह से नाटक होते थे। तो मैंने कहा नहीं, हम नाटक की लागत कम करेंगे, हम नाटक में लागत नहीं आने देंगे, वो जो पैसा बचेगा उस मैं खुद खाऊंगा, अपने दोस्तों को खिलाऊंगा, और हम अपनी ऑडियंस भी ना 2-3 हज़ार में नहीं लेके जाएंगे। हालांकि जब मैं अंकुर सर को हम लोग लेकर आए आजमगढ़ 2004 में पहली बार, और उसकी भी एक रोचक किस्सा है, आतम सर ही लेके गए थे, और हम लोग जब अंकुर सर को एज ए एनएसजी डायरेक्टर लेकर आए, 2 दिन वो रुके आजमगढ़ में, और हमने शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, एक हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था, शहर में कर्फ्यू था, और वही जातिवाद का खेल था, मैं ब्राह्मण था और कायस्थों का बोलबाला था मेरे शहर में। और हमारे सौभाग्य कह लीजिए, दुर्भाग्य भी कह लीजिए, हमारे कुछ सीनियर कायस्थ थे जो जिनसे अलग होकर मैंने काम शुरू किया था, तो उनको दिक्कत थी बहुत ज़्यादा। तो अब हमारे चेयरपर्सन हमारे आजमगढ़ में जो कायस्थ थे, तो किसी बहाने हमको रोकते थे। अब कर्फ्यू है, मैं कलेक्टर से मिलने गया हूँ कि देखिए मुझे करने दीजिए, मेरा फेस्टिवल अलाउंस था पहले से, और मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। और वो नहीं, आपको कैसे बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा आप मुझे मौका दीजिए। तो कलेक्टर साहब स्वयं समझदार थे, क्योंकि वो अचानक से आए थे, दंगे की वजह से पीछे कलेक्टर का ट्रांसफ़र हो गया था, नए आए थे, अभी शहर को समझ नहीं पाए थे। तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा ठीक है आप करिए, लेकिन सब जिम्मेदारी आपकी होगी। मैंने कहा आप
मुझे आप अकेले में बात करने दीजिए तो मैं आपको समझा दूं कि कैसे सब अच्छा होगा। तो मैंने उनको समझाया कि मैंने कहा दंगे तब होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दंगे तब होते हैं जब आदमी का दिमाग खाली हो। मेरे शहर का दिमाग खाली था, दंगा भड़क गया। मैं आदमी को इतना व्यस्त कर दूंगा अपने फेस्टिवल में कि वो कुछ और नहीं सोच पाएगा और दंगे ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ पे वो दंगे शुरू हुए थे उससे सिर्फ 200 मीटर दूर मेरा ऑडिटोरियम था, जहाँ मैंने 2 लाख के लागत से मंच और ये सब बनवाया था अपना एम्बियंस वगैरह 2004 में। और अंकुर सर आए। अंकुर सर को नवदीप सिंह लाली नाम का लड़का, 16 साल का लड़का बाबतपुर एयरपोर्ट रिसीव करने गया। हमारे पास टीम नहीं थी, ममता जी छोटी, मतलब ममता जी बच्चे को गोद में लिए हुए और मैं, और हमारे पास बहुत पैसे, बहुत संसाधन नहीं थे। डॉक्टर त्यागी की कार हमने ली और होटल में रूम बुक किया और लेकर आए। और अंकुर जी मतलब सेमिनार में आए, एक सेमिनार हमने रखी थी, होता था पहले छोटे शहरों में सेमिनार की बड़ी परंपरा होती है, एक सेमिनार होगा, आए हैं इतने बड़े व्यक्ति तो इनको सुना जाए ज़रा सा। तो उस वक्त इत्तेफाक से 10-12 लोग, अजीत पुष्कर साहब आ गए थे, 10-12 सुरमोहन सर आ गए थे, जुगल किशोर सर आ गए थे, और आतमजीत सर थे, और मतलब कई नाम थे, लखनऊ से काफ़ी नाम थे। तो खूब लंबा हम लोग सीधे अंकुर सर को ले आए और बाबतपुर से सीधे 4 घंटे की जर्नी के बाद हमको सेमिनार में बैठा दिया, ना पानी ना चाय कुछ नहीं। और वो सेमिनार 8 घंटे चला। 8 घंटे बाद उनका अध्यक्षीय उद्बोधन आया। तो बहुत मतलब, लेकिन हमारे 200-300 लोग लगातार 8 घंटे तक सेमिनार में जमे रहे। फिर शाम को नाटक शुरू हुआ तो अचानक से कलेक्टर साहब का फ़ोन मेरे मोबाइल पे आ गया कि आप रोकिए, ये आप गलत कर रहे हैं। मैं डर गया, मैंने हाथ पांव जोड़ने लगा तो हंसने लगे, बोले यार मैं खुद देखने आ रहा हूँ, मुझे बुलाया ही नहीं। और उसके बाद वाकई आप मतलब 3000 तो कुर्सियाँ हमने लगाई थी, 2800, और 3000 लोग खड़े होकर नाटक देख रहे हैं। पूरे शहर में दंगा ख़त्म हो गया। वो दंगा ख़त्म हो गया। वो IAS जब तक रहे उनसे मेरे रिश्ते बहुत अच्छे रहे, रिटायर हो गए, वो इलाहाबाद में ही रहते हैं। आप देखिए कि मतलब हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ पड़ा है। आज के हमारे मुख्यमंत्री तब सिर्फ एक नेता थे, वो आए थे विरोध में और काफ़ी कुछ हुआ था और दंगा रुक गया नाटक के शुरू होने से। और 6000 लोग जहाँ पे मर्डर हुआ था उसके 200 मीटर दूर खड़े होकर हिंदू मुस्लिम सब नाटक देख रहे हैं। तो वो मुझे अपने कला की ताकत वहाँ से एहसास हुआ अच्छे से कि नहीं, हम बहुत प्रभावशाली लोग हैं। इसके बाद हमने अपने नाटक की क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश की और लागत कम करने। तो हमने हवालात किया 50 रुपये में, सिर्फ 50 ऑडियंस बुलाए, सेलेक्टिव ऑडियंस हमने बुलाए। हमने कहा हम 50-50 को दिखाएंगे। और हवालात नाटक हमने छोटा नाटक तैयार किया जिसमें एक्टर है, एक्टिंग है और टेक्स्ट को कम्युनिकेट करना हमारा टारगेट है कि ऑडियंस समझ सके। जो बात सक्सेना जी लिख रहे हैं वही बात मैं अपने एक्टर के जरिए कम्युनिकेट करा सकूं। और हमने 50 कप नींबू वाली चाय बनाई जिसकी लागत 50 रुपये आई थी और हमने ऑडियंस को 1-1 कप चाय पिलाया नाटक के बाद और हमारी वही लागत थी। और हमने ऑडियंस से कहा कि हमें पैसे दीजिए, तो ऑडियंस ने हमको 500 रुपये करीब दे दिए थे। तो हमें तरीका मिल गया कि कम लागत करके नाटक तैयार करना और पैसा निकालना। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना नाटक का धीरे करते, अब उसमें कुछ चीज़ें बिगड़ती भी गई, हालत आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई। मेरे ऊपर करीब 5-6 लाख तक कर्ज हो गए। मैं मुंह छुपा के घूमता था, मैं भागा फिरता था। घर में कोई अगर ठक कर देना तो हार्ट बीटिंग ऐसे बैठ जाती जैसे अभी मेरा हार्ट बैठ जाएगा। मैं पसीने में हो जाता था और कोई मेरा पूछने वाला नहीं था, मुझे मदद करे। और ये करते हुए मैंने 8 साल निकाल दिए। 8 साल तक हमें कोई नहीं बुलाया, किसी ने हमें 1 रुपया नहीं दिया। मतलब हमारी कोई बहुत बड़ी आमदनी नहीं। हम नाटक तैयार कर रहे हैं 25,000 की लागत से, ऑडियंस हमको 500-1000 दे के जा रही है। हमें चंदा बहुत मिल नहीं रहा है क्योंकि छोटे शहर की छोटी राजनीति थी और मैं थोड़ा सा बहुत गुस्सैल भी था, एरोगेंट था। सबसे बड़ी समस्या हमारे शहर के ऑडियंस और स्पॉन्सर को ये थी कि ये पाँव क्यों नहीं छूता भाई, ये पाँव नहीं छूता है। ये हम इसके यहाँ गए थे, ये हमको देखा और देखने के बाद पाँव नहीं छुआ और उसके बाद जो है माला भी नहीं पहनाया, हमारा नाम नहीं लिया मंच से। ऐसी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन आज मुझे वो सब बातें याद के बहुत अच्छा भी लगता है। और कुछ तो ऐसे भी लोग थे जिनको मैं कार्ड लेके उनके घर जाता था, वो कहते ठीक है मैं आ जाऊँगा, आप एक गाड़ी भेज देना। मतलब इस हद की चीज़ें थी। तो खैर हमने ऐसे ऑडियंस को इग्नोर करना शुरू किया। मैंने कहा ऑडियंस, जो सिनेमा हॉल का जो ऑडियंस है उसके घर कार्ड नहीं आता है। मिथुन चक्रवर्ती की, जितेंद्र की फिल्म या शाहरुख खान की फिल्म देखने के लिए, सलमान खान की फिल्म देखने के लिए आपके घर कार्ड नहीं जाता है।
और आप 15 मिनट पहले जाते हैं, टिकट लेके देखते हैं फिल्म, पॉपकॉर्न भी अपने पैसे का खाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं वैसे ही ऑडियंस तलाश रहा हूँ जो, तो फिर अच्छा इस बीच मेरा थोड़ा सा मंडी हाउस आना जाना शुरू हो गया था, थोड़ा सा इधर उधर की चीज़ें। फिर एक दिन राजकुमार शाह ज़रा ने बोला कि यार ऐसे का एक वर्कशॉप लग रहा है। तो मैंने कहा यार मैं तो जा नहीं पाऊँगा, मुझे मेरी सबसे बड़ी समस्या, मुझे ग्रुप भी संभालना है, घर पे रोटी भी लेके आनी है रोज़, भले वो उधार की रोटी हो, भले कर्ज की रोटी हो। तो वो सब मैंने ममता को कहा कि तुम जाओ वो वर्कशॉप अटेंड करो। तो हमारे जो सडनली जो चेंज आया हमारे काम में, वो ममता के SNA वर्कशॉप ज्वाइन करने से आया। और ममता ने वहाँ जो भी किया हो जैसा भी, बट ममता को संजय उपाध्याय सर, आलोक चटर्जी सर और तमाम बड़े नाम इस देश के, और फिर वो सेकेंड फेज में भी गई दिल्ली, तो उसमें भी मतलब रतन थियाम सर से, पणिक्कर सर से उनका सामना हुआ, मतलब मुलाकात हुई, पठन पाठन हुआ, वो कुछ सीख के आई। तो ममता ने ज़्यादा जो सीखा ना, वो टेक्निकल चीज़ें सीखी, मतलब लाइट, कॉस्ट्यूम, सेट और प्रॉपर्टी। जिस हमारे नाटक में एक्टर हुआ करता था शायद, क्योंकि मैं तो ट्रेंड हूँ नहीं, मुझे बहुत ट्रेनिंग वेनिंग आती नहीं, मैं परिकल्पना कर लेता हूँ, जो मेरे साथ काम किए जानते हैं, मैं दृश्य सोच लेता हूँ, और टेक्स्ट में जो जिस्ट है ना, मैं उस पर ज़रा फोकस करता हूँ कि ये आखिर ये टेक्स्ट कह क्या रहा है। और मेरा मानना है कि ये टेक्स्ट जो कह रहा है ना, उसको उसी तरह कम्युनिकेट करो कि जो राइटर बोल रहा है। ठीक है, अपना डायरेक्टोरियल भी हमारा उसमें होता है, बट हम जो लिखा गया ना उसको हम छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करते। मैं आज भी मैंने काशीनाथ सिंह जी की कहानी की, पाड़े कौन कुमत तो है लागे, उसका एक लाइन एक अक्षर नहीं बदला। मैंने आज तक जितनी भी कहानी, मैं बूढ़ी काकी भी मेरा बहुत हिट है, मैं एक शब्द एक अक्षर नहीं बदलता हूँ, जैसे लिखा गया कुछ ऊपर नीचे भी नहीं करता हूँ। तो मेरी आदत है, मैंने जो भी एडॉप्टेशंस भी की है, देथा जी की कहानियों का किया, मेरा सौभाग्य देखिए, देथा जी ने उस वक्त मुकदमा कर दिया था अमोल पालेकर के ऊपर, वो उनकी फिल्म आई थी पहली, कि उसमें कुछ छेड़छाड़ है, तो मैं डर गया था। तो मैंने जुगाड़ किया नंबर, और मुझे विभूति नारायण राय जी ने नंबर दिया देथा का, मैंने बात की देथा जी से, और उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा, और ये वो। मैं उनको 2-3 दिन फ़ोन किया, कहा ठीक है तुम एडॉप्टेशन करोगे और लिखोगे और जो मुझे सुनाओगे रोज़। तो मैं PCO से, उस ज़माने में जब 2 रुपये 3 मिनट के लगते थे, मैं PCO से उनको घंटे पर सुनाता था, मैंने ये लिखा है। तो 5-6 दिन उन्होंने सुना, और 5-6 दिन बाद उन्होंने कहा ऐसा है तुम इतना शानदार लिख रहे हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं मुझे सुनाने की, और आज के बाद तुम्हें ज़रूरत नहीं मुझसे परमिशन लेने की, और तुम जब चाहो तो हमारे राजस्थान का जुंगा सेंटर है वहाँ आओ, मिलो हमसे। आप देखिए कि उस वक्त भी मैं इस स्थिति में नहीं था कि मैं राजस्थान जाकर उनसे कभी मिल पाऊँ, क्योंकि मेरे पास भाड़े का पैसा नहीं हुआ करता था। मैं लखनऊ बड़े मुश्किल से जा पाता था, क्योंकि घर चलाना होता था, जिम्मेदारियाँ थी और ग्रुप चलाई होती थी। तो मैं चाह के भी लखनऊ नहीं जा पाता था, मैं चाह के भी दिल्ली नहीं जा पाता था। मेरा जो आना जाना शुरू हुआ ना लखनऊ, तो एक हमारे दोस्त हैं भारतेंदु कश्यप, सुन रहे हैं मुझे, और ये भी इलाहाबाद के थिएटर से आए, लेकिन हमारे शहर के हैं, और मैं मानता हूँ बहुत शानदार थिएटर डायरेक्टर है, राइटर है, बहुत अच्छा कवि है ये, और बहुत अच्छा पेंटर है, बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, बस बहुत अच्छा दोस्त नहीं है ये दोस्त अच्छा नहीं है। सॉरी, माफ़ कर रहा था भारतेंदु। तो आप देखिए, मैं वहाँ गया, सचिन तिवारी बाबा, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ बाबा ने मुझे मौका दिया सचिन तिवारी सर को असिस्ट करने का। तो उस प्रोडक्शन के साथ मैं लखनऊ गया तो वहाँ जो कुछ भी था, विजय शुक्ला मिले मुझे, और तमाम मनोज शर्मा वगैरह तमाम लोग मिले। मतलब कहाँ विजय सैनीदार के साथ मैं गया था, बीच में कभी कभी गया, बस ऐसे कोई मुझे जानता पहचानता नहीं था। मतलब कायदे से मुझे भारतेंदु के बैच ने, मुझे मनोज वगैरह सब लोग थे, जांगड़ा एक हमारा दोस्त अभी सुन रहा है, जांगड़ा भाई हमें सुन रहे हैं। तो भारतेंदु ने कहा कि एक वर्कशॉप है, और आप NSD का है, थिएटर डायरेक्टर का है, और कर लो, सीख लो, अच्छा रहेगा। और मुझे लगाया मैं कहीं से ट्रेंड हूँ नहीं है, चलूँ आज सीख लूँ। और राज बिसारिया साहब का वर्कशॉप था वो। तो हम लोग 3 लोग यामाहा से, मतलब उस यामाहा की स्थिति बहुत ख़राब थी, आगे का टायर फटा हुआ था, उसमें फुट स्टैंड नहीं था, लाइट नहीं थी, और यामाहा से हम 3 दोस्त चले गए यहाँ से आजमगढ़ से। क्यों? उसकी वजह ये थी कि मेरे घर में सिर्फ 800 रुपये थे, मैं 600 रुपये लिया। उन दोस्तों में से एक ने कहा मेरे पास 1 रुपये नहीं है, दूसरे ने कहा मेरे पास सिर्फ 20 रुपये है। तो हम 620 रुपये में से हमने 500 रुपये का यामाहा में तेल भरवा दिया, और 120 रुपये का हम लोग, तब तक मैं कुछ सिगरेट पीना शुरू कर चुका था, शराब वगैरह मैं शुरू कर दी थी। 2008 की ये बात है। हम गए उस वर्कशॉप में, इत्तेफाक से हम सेलेक्ट हो गए। तो वहाँ क्लासेस करनी थी। उसमें कुछ हुआ कि DA वीए नहीं मिलेगा, आप अपने खर्चे से रहिए, और DA के पैसे से आपको ट्रेंड एक्टर मिलेंगे, आप में से 3 डायरेक्टर सेलेक्ट किया जाएगा, आप डायरेक्ट करिएगा। अब मैं डायरेक्टर आदमी, नेचर बच्चों के साथ थिएटर कर रहा हूँ, मुझे ट्रेंड एक्टर मिलेंगे तो मैं उनके साथ बड़ा काम कर पाऊँगा, बहुत ढंग का काम कर पाऊँगा, मैं दिखा पाऊँगा कि मेरे अंदर कितना अच्छा डायरेक्टर है, तमाम चीज़ें।
हालांकि वो चीज़ें हुई नहीं, वो वर्कशॉप बहुत ख़राब है। कई बार होता है, बहुत बड़े लोग भी ना बहुत छोटे हरकतें कर जाते हैं, या बहुत बड़े लोग अपने बड़प्पन में इतने बह जाते हैं कि समझ नहीं पाते कि जो सामने बैठा है बहुत छोटा है बेचारा, इसको अपने साथ कैसे लेके चलें। बहरहाल उसमें भूखे नंगे हम रहते थे, हमारा साथ दिया विजय शुक्ला ने और हमें लेके गए एक ऐसे घर में जहाँ वो खुद पेइंग गेस्ट थे। प्रवीण चंद्रा भाई सुन रहा है हमारी बात, प्रवीण चंद्रा ने हमें जगह दी, प्रवीण चंद्रा ने हमें जो भी था बिस्तर दिया, खाना भी दिया, और मतलब वहाँ कितनी रातें हम भूखे सो के गुजारे हमें याद नहीं, लेकिन हमने क्लास नहीं मिस की। और इत्तेफाक देखिए, जिस दिन क्लास मिस की, जानबूझ के की, उस दिन उसी बंदे क्लास थी जो मुझे एकदम लाइक नहीं करते थे, या हमसे मतलब हमारे नेचर से उतने नाराज़ रहते थे, हमारे अरुण सर, अरुण त्रिवेदी सर। और इत्तेफाक से वो पहला दिन जब मैं कहा मैं आज क्लास में नहीं जाऊँगा, तो मुझसे मिले भी, अरे अभिषेक तुम आज वर्कशॉप में नहीं गए? मैंने कहा अरे सर बहुत बकवास चल रहा है, और उस दिन उन्हीं का क्लास था। तो ये सब चीज़ें भी होती रहती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक दिन ही, बस वो 56 दिन की वर्कशॉप जो 49 दिन में ख़त्म हो गई थी, और मैं सिर्फ एक दिन जानबूझ के नहीं गया था, क्योंकि मैं 5-6 दिन से मैं खाना वहाँ भी नहीं खाया था। और आप देखिए कि हम जैसे लड़के जो छोटे शहर से निकल के जाते हैं, वो बड़े लोगों के बड़ी बड़ी बातों में मतलब इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो बड़े आसानी से कह देते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा डीए का पैसा मत दीजिए, हमें क्लासेस दीजिए। और क्लासेस भी नहीं मिलती हमें। वो ऐसा वर्कशॉप था, मैंने बाद में मैं एनएसडी गया था बाद में, क्योंकि उस वर्कशॉप से निकलते ही अंकुर सर ने मुझे एक वर्कशॉप दे दिया था। तो उसका फिर क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ, चेक वेक लेने में एनएसडी गया था, तो मैंने अंकुर सर से बोला था सर ऐसा ख़राब वर्कशॉप कैसे, तो उन्होंने कभी कभी हो जाता है विषय, हम लोग कोशिश करते हैं अच्छा करने की, कई बार चीज़ें वैसे नहीं बन पाती हैं। तो खैर मैं दुर्भाग्य से मुझे कभी दोबारा किसी के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, कोई वर्कशॉप कोई ट्रेनिंग मिली नहीं। बट मेरी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हुई विजय शुक्ला सर के साथ। विजय शुक्ला सर थे, बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई मेरी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग जांगड़ा के साथ हुई, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई भारतेंदु के साथ, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई मनोज मिश्रा के साथ। इन लोगों के मेस में मैं खा लिया करता था एक टाइम या इनकी थाली में खा लिया करता था। और बीएनए पे भी आऊँगा, अभी मैं बीएनए पे भी बात करूँगा अभी मैं। तो खैर वो सब चीज़ें थी। तो ममता जब वहाँ से होके आई, और मैंने थोड़ा बहुत यहाँ, ऐसा नहीं सब बकवासी था, रॉबिन दास का सर का क्लास बहुत शानदार हुआ था, त्रिपुरारी मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया, राजेंद्र नाथ सर ने बहुत कमाल, सुरेश शर्मा सर ने जितनी मुझे लाइट समझा दी थी उतने से तो मैं अपने यहाँ लाइट करने लगा। तो इन सब चीज़ों से हमारा नाटक खिलने लगा, सजने लगा। मतलब पहले हम टेक्स्ट की बात करते थे, एक्टर की बात करते थे, कुछ गीत गवई हो जाता था, लेकिन अब ममता के आ जाने से हमारे ऑफिस बीच भारतेंदु ने भी हमारा बहुत साथ दिया, मनोज ने हमारा बहुत साथ दिया। तो इससे हमारा थिएटर खिलने लगा, क्वालिटी आने लगे हमारे काम में, और हमारे लड़के पास आउट होने लगे ड्रामा स्कूल से, हमारे लड़के एडमिशन पाने लगे ड्रामा स्कूल में। तो उससे एक चलन बढ़ा। और ममता का जो जुड़ाव संगीत नाटक एकेडमी दिल्ली से हुआ, खासकर सुमन कुमार जी को मैं बहुत शुक्रिया बोलूँगा, विजय सिंह भाई को। ममता को मौका भी मिला कि आप अपना नाटक लेकर आओ, तो ममता ने वहाँ से आने के बाद नाटक भी डायरेक्ट की। एक था गधा और फलादात खां, जिसमें रवि नागर सर ने हमारे साथ मतलब म्यूज़िक किया था, बहुत यादगार हम लोग के अनुभव हैं। और फिर मैंने ममता के लिए मैंने एक नाटक, रविन्द्रनाथ टैगोर का 150वां वर्ष चलने वाला था, तो पूरे देश में सबसे पहले हम लोगों ने बिना किसी अनुदान के, यहाँ एक बात सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014 तक हमने कोई अनुदान कभी अप्लाई ही नहीं किया था, और हमारा साल में औसत 3 नए नाटक के 12 शो का रहा है। 2 कार्यशालाएं हम करते आए, इस साल नहीं, ब्रेक हुआ है अभी लॉकडाउन की वजह से। मतलब कंटिन्यूटी हमारे काम की बनी रही, कोई बुलाए ना बुलाए अपना काम करते रहो। इस बीच मुझे एनएसडी से कुछ वर्कशॉप कभी कभार अंकुर सर की कृपा से मिल जाते थे, और इधर उधर भी काम मैं कर लेता था। मैंने करीब 30-32 वर्कशॉप तो मैंने विभूतिनाथ राय जी के जो कहरा में ही किया। वहाँ मेरा एक प्रोडक्शन तैयार हुआ अंधेर नगरी, जिसने मुझे बहुत चर्चा दिलाई, और उसी से मैंने पैसा भी कमाया। अंधेर नगरी की लागत थी 160 रुपये। वहाँ हुआ यूँ कि वहाँ अक्सर ऐसा होता भी है कि मतलब वहाँ नाटक वालों के लिए पैसे नहीं होते, तो वहाँ जब मैं काम करने का पता कि कोई प्रोडक्शन इसमें कास्ट नहीं है, आपको कुछ पैसे वैसे नहीं मिलने वाले, आपको सिर्फ आपकी फ़ीस मिल जाएगी। तो मैंने भी जुगाड़ का नाटक करना मुझे बड़ा अच्छा आता है। तो 160 रुपये मैंने वहाँ 42 कैरेक्टर के साथ अंधेर नगरी किया। और उसकी एक खासियत जान लीजिए, आप चाहें तो पूछ सकते हैं, शिव मूर्ति जी हैं, या आप क्या बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है, तो नाम भी भूल रहा हूँ। असगर बजाज सर थे ऑडियंस में, और नाशा शर्मा थी ऑडियंस में, मुझे याद है, ज्ञानरंजन सर भी शायद थे। हमने अंधेर नगरी किया, और 90 मिनट की वो प्रस्तुति हमारी 42 के एक्टर के साथ उस एक ही मंच पे
एक ही बार इस बात की तस्दीक विभूतिनारायण राय सर भी कर सकते हैं कि एक ही मंच पे 90 मिनट का नाटक 3 बार खेला गया। जैसे नाटक ख़त्म हो वंस मोर, तो मैं अपने एक्टर्स को 15 मिनट का वक्त देता था, जाओ पानी वानी पी लो, थोड़ा बहुत मुँह अपना जो सही कर लो, मेकअप वगैरह, और फिर आ जाओ। और हमने एक ही मंच पे, मतलब आप सोचिए कि शाम को नाटक शुरू हुआ, साहित्यकारों की महफिल, तो शाम को नाटक हो गया एक बार, बहुत है, दोबारा क्या देखना। लेकिन हमने 3 बार शो किए और फिर उसके हमने 28 शो किए। और हमारा नंद किशोर यादव एक एक्टर हमारे, वो मंत्री करते थे, और हमारा राजा श्रवण सिंह आजकल नेपाल की एक बड़ी रेपेट्री में काम करते हैं वो। हम उस नाटक ने मुझे पहली बार पैसा कमवाया। और मैंने मतलब 1 शो लेकर गया था कहीं हरियाणा में और 10 शो करके आया। या हमने आजमगढ़ में उसका टिकट भी लगाया तो हाउसफुल हुआ वो। तो हालांकि टिकट से तो पैसे से तो आपका कुछ भला होना नहीं है, क्योंकि तब ऑडिटोरियम बन गया था, लेकिन वो ख़राब सा था, तो लाइट बाहर से लानी पड़ती थी। और अब 10-20 रुपये टिकट बिकने वाला है, कितने का टिकट बिकेगा, बहुत बिकेगा, 5,000 10,000 का टिकट, और लागत आपकी अधिक आने वाली है, क्योंकि आप रिहर्सल करेंगे, आपको लाइट लगानी है, आपको कार्ड बांटने हैं, ब्रोशर छपवाना है। तो इस तरह से, लेकिन हमें पैसा उससे बहुत मिला। और थोड़ा मैं कह सकता हूँ कि फिर मैंने थिएटर से कमा के रोटी खाना शुरू किया। अब मुझे एक फार्मूला मिल चुका था। वो फार्मूला ये था कि पूरा पैकेज वाला नाटक दो, गीत हो, संगीत हो, नाटक हो, अभिनय हो, संवाद हो, और लागत कम से कम हो। लागत जितनी कम से कम होगी उतनी ज़्यादा आप मतलब मुसीबत में कम आओगे। तो ये करते 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 और मैंने एक और तय किया कि ये जो पारंपरिक ऑडियंस है ना, ये जो लेक्चरर साहब, ये वकील साहब, ये डॉक्टर साहब, ये जो हमारे शिक्षाविद हैं बहुत बड़े, मैंने कहा इनकी ज़रूरत हमें नहीं है। हमें अपने शहर का कोई नेता नहीं चाहिए, हमें अपने शहर का कोई अधिकारी नहीं चाहिए, हमें अपने शहर का कोई भी बड़ा विद्वान नहीं चाहिए। भाई हम नाटक का सेट लगाएं या आपको गाड़ी भेजे बुलाने के लिए, हमारे पास तो रिक्शा भाड़ा तक नहीं होता, हम पैदल नाटक का घर पहुंचते हैं। अब आपके लिए हम गाड़ी भेजें तो आप नाटक देखने आएंगे। तो बड़े अच्छे अच्छे संबंध मेरे ख़राब हो गए। और फिर मेरी छवि ख़राब होती है, बड़ा एरोगेंट लड़का है, अब बदतमीज़ है, और वो तो शराब पीता है, वो तो जो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हो सकती थी वो हुई। अपने को असर, हमारा तो सौभाग्य ही है, हमें तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे गुरु मिल गए। हमें तो आत्मजीत सिंह जैसा शानदार इंसान मिला जो, और आप सबको बताऊं, आप में से जो भी आत्म सिंह को जानते हो, आज भी मैं उनसे बहुत डरता हूँ। मैं कभी भी अभी भी उनसे मैं फ़ोन पे नॉर्मल बात नहीं कर पाता हूँ। वो मुझे अक्सर झिड़की देते रहते हैं, मतलब मैं डरता ही रहता हूँ कि मुझे झिड़क ना दें। तो आज मैं जो कुछ सुधरा हुआ वो थोड़ा, उसमें आत्मजीत सर का, अंकुर सर का बहुत योगदान है। और अंकुर जी सर ने हमारे काम को बहुत अप्रिशिएट किया, देश भर में हमारे बारे में बात की, लोगों से बताया कि ऐसा काम करते हैं। बाद के दिनों में हमें संजय उपाध्याय सर का आशीर्वाद मिला, हमें सुमन कुमार जी का आशीर्वाद मिला, सुलभ सर का बहुत प्यार मिला हमें। तो इस तरह से करते करते पूरे देश के बड़े रंगकर्मियों से हमारा साबका हुआ, मिलना जुलना हुआ, हमारे फेस्टिवल की चर्चा हुई, हमारे वर्कशॉप्स की चर्चा हुई, हमारे ट्रेनिंग प्रोसेस की, हमारा जो थिएटर का मॉडल है उसकी चर्चा हुई, हम कैसे काम करते हैं। और हमारे काम में एक बहुत बड़ा बदलाव तब भी हुआ जब मुझे थिएटर के 3 तरह मिले, मतलब मुझे शिवकेश सर और संगम सर और अजीत सर, ये हमें बहुत सारी चीज़ों से इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया। उस बीच हमने फिर रविंद्र त्रिपाठी सर ने मुझसे कहा कि आप रेपेट्री अप्लाई करो, और हमने रेपेट्री अप्लाई की, हमारी रेपेट्री पास हुई। उस रेपेट्री के पैसे से हम अपना ट्रेनिंग करते हैं। हमारे एक्टर्स जो मिनिमम खर्च अपना लेते हैं, अपना 6,000 में से कंट्रीब्यूट हमें करते हैं, मैं अपना पैसा पूरा कंट्रीब्यूट करता हूं। हमारे पास आज की तारीख में 36 लाइटें हैं विद डिमर कंसोल। हमारे पास कम से कम 25-30 तो प्लेटफॉर्म है 6x4 के, और मतलब ज़्यादा 50 होंगे। हमारे पास इतना सामान है, हमारे पास इतना सामान है। अब रही स्पेस की बात, तो हमने कला भवन हमारे यहाँ था, उसकी लड़ाई का वो अलग किस्सा हो जाएगा। अभी मैंने एक बंद पड़ा सिनेमा हॉल, उनके मारी से मैंने रिक्वेस्ट किया कि आपका सिनेमा हॉल बंद पड़ा है, आप मुझे दे दीजिए। आज पिछले 5-6 साल से उन्होंने दे रखा है, 365 दिन 24 घंटे बिना किराए के। थैंक गॉड, वरना इस लॉकडाउन में अगर हम किराए पर प्रॉपर्टी लिए होते तो हम तो बर्बाद हो चुके होते। तो आप देखिए, इस मेरे पूरे मॉडल में जो मैं बात कह रहा हूँ, इसमें कम्युनिटी से जुड़ाव है। हम रंगकर्मियों में एक समस्या है, हम फिल्म मेकर्स में एक समस्या है, हम आर्टिस्टों में, इसको समझने की ज़रूरत है। जैसे ही हम अपने फील्ड में काम करने आते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हम कुछ स्पेशल हैं, और ये सामने वाला तो नहीं जानता। हालांकि शुरुआत में मैं भी ऐसा था,
लेकिन मुझे जल्दी अनुभव नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक डॉक्टर अपनी डॉक्टरी करता है, एक एडवोकेट अपनी वकालत करता है, जैसे एक इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग करता है, जैसे एक दुकानदार अपनी दुकान पे बिजनेस करता है, जैसे सब लोग अपना काम करते हैं ना, वैसे हम भी सिर्फ अपना काम करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके काम को एक वकील बहुत गंभीरता से देखे, जैसे उसी तरह जैसे आप एक वकील काम को बहुत गंभीरता से नहीं देखते होंगे, या एक पान वाला दुकानदार आपके काम को बहुत महत्व दे, क्योंकि आप भी उसको महत्व नहीं देते। तो मैंने लोगों को महत्व देना शुरू किया। मेरी ऑडियंस में आज पान वाला है, मेरी ऑडियंस में चाय वाला है। आप यकीन मानेंगे, मैं नाटक कर चुका होता हूँ और अगले दिन जब मैं चाय पीने या आवारागर्दी करने निकलता हूँ या सिगरेट पे निकलता हूँ, तो पान वाला मुझे 5 रुपये देता है, भैया वो कल दे नहीं पाया था, पैसा लेके नहीं गया था, ये पकड़िए। या चाय वाला कहता है इधर आओ कोने पे, वो मेरे जेब में 1 रुपया डाल देता है। इस तरह से हमने अपना ऑडियंस का वर्ग तैयार किया। मैंने कहा मुझे वो ऑडियंस चाहिए जो सिनेमा हॉल में जाती है अपने परिवार के साथ। और आज आप यकीन मानिए, आप लोग कहते हैं हिंदी पट्टी में दर्शक नहीं है, मैं कहता हूँ गलत है। हिंदी पट्टी में कंटिन्यू थिएटर नहीं है। अगर हिंदी पट्टी में कंटिन्यू थिएटर हो और अपनी इंटेलेक्चुअलिटी का ये जो भूत है इसको हटाकर हो, तो आप पाएंगे कि दर्शक तो ऐसा बैठा है साहब आपको हाथों हाथ लेने के लिए। आज हमारे पास 250 ऐसी ऑडियंस है जिसको हम बताते तक नहीं हमारा नाटक होने वाला है, वो आके बैठ जाती है, बाकायदा एनवलप पे अपना नाम लिखती है, पता लिखती है, अपना व्यू लिखती है और उसमें पैसा डालती है। अभी मतलब एक शो में जिसमें हमारी लागत, चूँकि लाइट हमारी अपनी है, सब कुछ चीज़ हमारी अपनी, तो अब हमारी लागत बहुत ज़्यादा नहीं आती है। अब हम पूरा रिहर्सल में भी हम अच्छे से मतलब खाना वाना चाय वाय सब सलीके से करते हैं। हम लोग 10-12 घंटे हम रिहर्सल करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे नाटक में 1 लाख की लागत आई है, और अगर उसको मैंने 3 दिन कर दिया लगातार, या 3 या 4 शो मैंने लगातार कर दिए, तो मेरा 50,000 रुपये केवल ऑडियंस से निकल आता है। और 50,000 रुपये मैं अपने डॉक्टर त्यागी और मेरे अच्छा एक चीज़ में और किया मैंने कहा देखो वो कौन लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत मतलब हमें उनकी ज़रूरत ना पड़े, उनको हमारी ज़रूरत हो, और वो ज़रूरत थोड़ा सा बुद्धिमत्ता के स्तर पे हो, मानसिक स्तर पे हो। तो मुझे 2 दोस्त बहुत प्यारे मिले। डॉक्टर अमित हैं जो पेशे से सर्जन हैं, और डॉक्टर खुशबू हैं जो गायनी हैं। ये लोग बाहर से पढ़े लिखे हैं, तो वर्ल्ड सिनेमा और वो सब चीज़ें हैं, बट ये इन्होंने जब नाटक देखा, इन्होंने कहा अरे नाटक तो हमने कभी देखा ही नहीं था, ये तो कमाल की चीज़ है। तो इन्होंने फिर 5-6 दोस्त हमको और दे दिए अपने डॉक्टर्स के। तो मैंने उनको समझाया भी, मैंने कहा देखो आप यार, आप बॉडी का इलाज करते हो, आप बॉडी के जो तमाम अंग हैं उनका इलाज करते हो, मन का इलाज नहीं है आपके पास। मैं मन का इलाज करता हूँ, मैं आत्मा का इलाज करता हूँ। मेरे दोस्त भारतेंदु कश्यप ने अपने किसी लाइव पे बोला था कि अगर आर्टिस्ट वो थिएटर समाज के लिए वो है सैनिटाइज़र है तो उसकी कॉस्ट कहाँ है। तो भारतेंदु भाई कॉस्ट तो है इसकी यार। इस शहर में आज मुझे जो सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह का सपोर्टिव सिस्टम खड़ा है, वो मेरे मुंह को देख के नहीं मिल रहा है, वो मेरी मेहनत, मेरी ईमानदारी, मेरे समर्पण को देख के मिल रहा है। प्लस मैं अपने से दिमाग से इंटेलेक्चुअल हूँ, इसको मैं शो नहीं करता। मेरे आर्ट में वो बात होगी, मेरे नाटक में वो बात होगी, और मैं नाटक उसी भाषा में करना पसंद करता हूँ जिस भाषा को मेरे दर्शक समझ सकें। मैं वो नाटक में उन्हीं बातों को लाना पसंद करता हूँ जो नाटक मेरे ऑडियंस को कनेक्ट कर सके। अगर मुझे बहुत बड़ी और गंभीर बात भी कहनी होती तो उसके लिए मैं बहुत साधारण सी युक्तियाँ निकालता हूँ, ताकि उसको मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता कि बहुत कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, नहीं। और मैं अपने ऑडियंस के लिए थिएटर करता हूँ, और मेरी ऑडियंस मेरे लिए थिएटर देखने आती है आज के समय में कि अभिषेक जी कुछ बड़ा आंदोलन करना, चलना है भाई उनको सब। आप यकीन माने इस बार जो आ गया वो अगली बार अपने 2 दोस्तों को लेकर आता है। और मेरी एक और आदत है, ललित दादा जानते हैं इस बात को, मैं नाटक शुरू होने के पहले अपने हर ऑडियंस से मिलता हूँ, नाटक ख़त्म होने के बाद भी मैं अपने हर ऑडियंस से मिलता हूँ, और तब मेरे ऑडियंस मुझे बताती कि देखिए इनको मैं लेके आए, नए ऑडियंस हैं। तो एक मुहिम चला दिया हम लोगों ने कि ऑडियंस बनाओ। और अच्छा ताज्जुब की बात कि हमारे नाटकों में जो 200-250 रंगकर्मी थे ना, उनमें से कोई नहीं आता। एक ज़माने में हम सबके घर कार्ड लेके जाते थे, वो लोग नहीं आते थे। और वरिष्ठतम साथी हमारे, नाम किसी का लेना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कोई नहीं आता, कार्ड लेके जाए तब भी कोई नहीं आता था। आज स्थिति ये है कि लोग आते हैं तो उनको जगह नहीं मिलती है। ये बताया आप अगले शो में आइएगा, कल आइएगा। तो इस तरह से एक माहौल खड़ा किया। अब मेरे जैसा लड़का, मैं लौट के विषय पे आता हूँ, मेरे जैसा लड़का जिसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, जिसके पास कोई धर्म की मतलब पेरेंटशिप नहीं है, जिसके शहर में जिसके पिताजी का नाम कोई नहीं जानता होगा, उसका मूल गांव घर कौन सा है कोई नहीं जानता होगा,
वो आज इस शहर में अच्छे से रह रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है, सलीके से काम कर रहा है, बहुत सारी ऑडियंस है, बहुत सारे लोगों को बुला रहा है, देश भर में मतलब हमारे काम की चर्चा भी होती है, इसको कहने में मुझे कोई बुराई नहीं है। और मैंने आज तक किसी के रास्ते में रुकावट नहीं डाला, किसी के रास्ते पे नहीं आया। और इस कोरोना काल में भी आप यकीन मानेंगे, मेरी ऑडियंस मुझे फ़ोन करती है कि सर कोई दिक्कत तो नहीं आपको, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये नाटक वाले हैं, ये पैसा वैसा नहीं कमाते। ये हकीकत भी है। अगर मुझे ऑडियंस ने 50,000 दिया तो मैंने 1 लाख खर्च किया है। अगर मुझे रेपेट्री के ग्रांट में कहीं से मिलता है कुछ 5-6 लाख, तो मैं साल में 20 लाख खर्च करता हूँ। या मुझे किसी ने स्पॉन्सर किया 1-2 लाख रुपए का, तो मैं उसको 5 लाख का फेस्टिवल दिखाता हूँ। तो मतलब आप समझिए, हमने सबसे पहला जो काम किया ना, सोसाइटी का भरोसा जीता है और एक कम्युनिटी बनाई है अपनी। क्योंकि मुझे बहुत पहले लग गया था कि 2,500, 5,000, 20,000 की भीड़ तो इकट्ठा कर सकता हूँ, इसमें क्वालिटी नहीं आएगी, इसमें कोई बात पल्ले नहीं पड़ने वाली है। तो आज हम 200 लोगों को नाटक दिखाते हैं, हमारे पास अपना स्टूडियो हो गया है, और इसमें कहीं अनुदान नाम की चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी बात कि 2015 में रेपेट्री पास हुई और सिर्फ 2.5 साल का पैसा आज तक आया है, बाकी तो आया नहीं। इसमें अनुदान नाम की चीज़ नहीं है। जिस समर्पण भाव से हम काम कर रहे हैं, हमारे एक्टर भी उस तरह से काम करते हैं, हमारे एक्टर जिस समर्पण भाव से काम कर रहे हैं उसी तरह से हमारे ऑडियंस भी कर रही है। हमारे यहाँ नाटक देखना एक अनुष्ठानिक क्रिया बन गया है, हमारे नाटक देखना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। हमारे नाटक देखना एक मतलब ये साबित करता है कि आप कुछ अलग प्राणी हैं। ये हमने पिछले 20 सालों में तैयार किया था, जो कि बहुत मुश्किल से अब इस कोरोना काल में डर है क्योंकि ऑडियंस की रेगुलरिटी टूटेगी। पता नहीं आने वाला समाज कैसे बनने वाला है, आगे जाके क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम। जब अफसरान सोच रहे हैं कि क्राइम बढ़ेगा, पत्रकारों की चिंता हो रही है, पत्रकारों की बात करना बेकार है। तमाम जो चीज़ें बदल रही हैं, तो इसमें थिएटर बदलेगा, थिएटर का तरीका बदलेगा, हो सकता है ऑडियंस बदले, कथ्य बदले, तमाम चीज़ें बदले, वो जो होगा देखा जाएगा। अब शुरू में ही फ़ोन आना शुरू हो गया, अरे साहब क्या किया जाएगा। मैंने कहा अरे क्या किया जाएगा भाई, 15-20 साल से तो बच्चों का मुंह ढंग से नहीं देख पाए, बड़े हो गए बच्चे हमारे, जैसे बच्चों के साथ खेलेंगे कूदेंगे, पत्नी के साथ खाना वाना बनाएंगे।